नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की में इस वक्त हमारे चारों मेहमान हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, एयर कॉमोडोर एएस बहल जी और साथ ही समीर चौगांवकर जी हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में। और चर्चा आज सबसे पहले होने जा रही है कोलकाता की। कोलकाता में लॉ स्टूडेंट से गैंग रेप के बाद ममता बनर्जी सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर टीएमसी सरकार घिर गई है। ममता बनर्जी के नेता कल्याण बनर्जी की बयानबाजी ने दिक्कतें और बढ़ा दी हैं। पश्चिम बंगाल का इतिहास महिला प्रधान रहा है। यहां हमेशा से मां माटी मानुष की जब बात करते हैं तो सबसे पहले मां का दर्जा होता है। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अनसेफ ये पश्चिम बंगाल क्यों बन गया है? कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी 2026 जीत की गारंटी दे रही है। ममता बनर्जी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बता रही है। और फिर पलटवार करने में ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है, लेकिन उनके नेताओं के बड़बोलेपन से टीएमसी को नुकसान पहुंच सकता है। कोलकाता में लॉ स्टूडेंट गैंग रेप मामले में जांच तेज हो गई है। कोलकाता पुलिस की फॉरेंसिक टीम साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज पहुंची और वारदात के जिस कमरे में ये पूरी घटना घटी है, वारदात घटी है, वहां से सबूत जुटा लिए गए हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी लॉ कॉलेज पहुंचकर क्राइम सीन को देख रही है। गार्ड रूम को बारीकी से छाना जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, क्योंकि गार्ड रूम के अंदर ही छात्रा के साथ तीनों दरिंदों ने हैवानियत की थी। अब कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 1 जुलाई तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ये तो बात हुई इस पूरे मामले की, लेकिन इस मामले का सियासत से क्या कनेक्शन है वो अब ये 4 तस्वीरें आपको बताएंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले पर संज्ञान लिया। बंगाल के डीजीपी से 72 घंटों के अंदर जवाब मांगा। मामले पर सियासत ऐसे गरमाई कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों सड़क पर उतर आई। लेफ्ट भी इस वक्त सड़क पर उतरकर ममता बनर्जी सरकार का विरोध कर रही है। और यह विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की तारीख में जो पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी समस्या बना है वो समस्या महिलाओं की सुरक्षा है। आप संदेश खाली से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, आप इस ताजा घटना की बात कर लें, न जाने क्यों ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसके तार सीधे टीएमसी से जुड़ते हुए नजर आते हैं। कोई ना कोई शख्स, वो आरोपी हो चाहे दोषी हो, वो इस पार्टी से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। अब लॉ स्टूडेंट से गैंग रेप के मामले में जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक का नाम है मनोजीत मिश्रा, जो मुख्य आरोपी है और टीएमसी से जुड़ा हुआ है। मनोजीत मिश्रा के अलावा 19 साल के जैब अहमद, 20 साल का प्रमीत मुखर्जी भी गिरफ्तार किया गया है। ममता सरकार मनोजीत मिश्रा को लेकर ही घिरी हुई है। मनोजीत मिश्रा तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई तृणमूल छात्र परिषद से जुड़ा हुआ है और टीएमसी के बड़े नेताओं का करीबी भी है। और इसे लेकर ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। জাগো দিন জাগো নিরাপত্তার কি আছে? সব জায়গায় তো একই অবস্থা। পুরুষের মানসিকতা যদি যতক্ষণ না ঠিক হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো ঘটবে। নিরাপত্তা সবই রয়েছে, কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে? কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে? কলেজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আরে ভাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি পুলিশ থাকবে? আপনি বলুন না। কলেজ কর্তৃপক্ষ সবাইকারই দেওয়া উচিত, কিন্তু আগের দোষটা কার? আগের দোষটা তো তার সব বলছি কে করেছে? সহপাঠীরা করেছে। হ্যাঁ, প্রাক্তনরা ঢুকলো কি করে? তাদের সঙ্গে নিঃসন্দেহে প্রাক্তনরা যখন ঢোকে তখন সেই নিঃসন্দেহে কিছু লিঙ্ক আছে। अब जो बात कल्याण बनर्जी कर रहे हैं कि ये तो पुरुषों की मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक ये घटनाएं बंद नहीं होगी, तो फिर सरकारों की आवश्यकता क्या है? फिर आप सोशल कॉज में पुरुषों की मानसिकता को बदलने के लिए ही काम करना शुरू कर देना। फिर पुलिस की आवश्यकता क्या है? कानूनी कार्रवाई। अगर कानून का खौफ नहीं है, अगर सरकारी तंत्र पर विश्वास नहीं है, तभी तो लोग सड़क पर उतर रहे हैं। संदेश खाली से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अब इस लॉ कॉलेज में एक छात्र के साथ हुए गैंग रेप के पीछे केवल एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना कि पुरुषों की मानसिकता जब तक नहीं सुधरेगी तब तक इन पर अंकुश नहीं लगेगा। सवाल यह है, आज हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए, इस वक्त सबसे बड़ा रूट कॉज पश्चिम बंगाल का यही है कि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथों से फिसलता हुआ चला जा रहा है। कमजोर कड़ी अगर इस वक्त पश्चिम बंगाल सरकार की सबसे बड़ी अगर कोई है तो वहां पर कानून व्यवस्था का लचर होना है। नहीं, देखिए, एक तो ये कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल में लगातार महिलाओं की सुरक्षा से लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार।
और हर घटना आती है तो लगता है कि शायद ये सामान्य घटना होगी, और मैं शायद कल्याण बनर्जी से सहमत हो जाता कि भाई ठीक बात है, अगर कोई घर में कुछ कर दे, दोस्त कुछ कर दे, तो हर जगह पुलिस नहीं हो सकती। ये बयान ठीक है सैद्धांतिक तौर पर, लेकिन जब इसके आगे दिखता है, हम आरजी कार की घटना को भूले नहीं है, हम संदेश खाली की घटना को भूले नहीं है, और इस मामले में जो आया तो क्या आया कि जो मनोजीत मिश्रा क्या है, वो तृणमूल कांग्रेस का प्रभावी छात्र नेता रहा है। वो कोई सामान्य नेता नहीं रहा है, वो बाकायदा पदाधिकारी रहा है, और तृणमूल कांग्रेस के इतने प्रभावशाली नेता के ऐसे घटनाक्रम में शामिल होने पर क्या कल्याण बनर्जी का यह बयान होना चाहिए कि अरे कोई दोस्त आ जाए तो क्या कर लेगा? ये तब होता जब सामान्य स्थितियां होती, तो वो कहते कि भाई देखिए ये पहले घटना हो गई, हम बिल्कुल संवेदनशील हैं, लेकिन इसके बाद सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन जब कल्याण बनर्जी दूसरी तरफ जाते हैं तो इसका दूसरा पहलू नजर आता है कि संदेश खाली का जो आरोपी है वो एकदम सीना तान के पुलिस थाने में और न्यायालय में जाता है। आरजी कार के आरोपियों के ऊपर कार्रवाई होने में क्या क्या कुछ नहीं हुआ। ममता बनर्जी सीधे उसमें शामिल होती दिखी, कोलकाता का पुलिस कमिश्नर सीधे उसमें शामिल होता दिखा, वहां के साहित्यकारों ने, वहां के लोगों ने जब रात में कुछ विरोध प्रदर्शन के नाम पर उन्होंने कहा कि हम ये काम करेंगे, तो तुरंत उसको भी वैसे जोड़ दिया गया कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल का पूरा तंत्र सड़ चुका है। जिस सरकारी तंत्र की बात की जाती है, लोकतंत्र वहां असहाय हो चुका है, वो करा रहा है। असली मसला ये है, और मैं फिर कह रहा हूं, कल्याण बनर्जी जो कह रहे हैं वो एक पक्ष उसका सही हो सकता है कि कहीं भी किसी के साथ कोई घटना हो सकती है, लेकिन सरकार कैसे व्यवहार करती है वो बेहद गैर जिम्मेदाराना और संवेदनहीन दिख रहा है। विजय जी, ये जो पश्चिम बंगाल का समाज है, ये पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स भी है। वहां पर महिलाएं हमेशा से बड़ी प्रभावी रही हैं, बड़ी ताकतवर रही हैं, और ममता बनर्जी के भी कोर वोटर की अगर हम बात करें, एक तरफा आप मुस्लिम वोट बैंक को भूल भी जाएं तो महिला उनकी सबसे मजबूत वोट बैंक रही हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में हम घटनाएं देख रहे हैं, उससे उनका ये जो महिला वोट बैंक है वो उनसे दूर होता जा रहा है। मीनाक्षी जी, ये वोट बैंक का मसला तो मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, गंभीर मसला है। जैसे अभी आरजी कर की घटना का भी हमने जिक्र किया कि उस समय भी बड़ी तरीके से सरकार किस तरह से साथ दिया, या उसमें जो लोग थे सरकार के, उनको कैसे बचाने की कोशिश की गई। संदेश खाली की भी हम घटना देख रहे हैं, और ये जो घटना है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ जो साउथ लॉ कॉलेज में हुई, उसमें उस लड़की का उसके दोस्त के साथ संबंध था नहीं था, और वो घटना हो गई, लेकिन घटना के बाद कैसे आप रेस्पॉन्ड करते हैं। मुझे कल्याण बनर्जी को लेकर बहुत वो लग रहा है, शर्मिंदगी लग रही है कि वो दूसरी बार मैं देख रहा हूँ। एक बार तब देखा था मैंने जब वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री कर रहे थे पार्लियामेंट में, तब मुझे लगा कि पॉलिटिकल एक मिमिक्री तो चल सकती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हालांकि वो भी हमारे हाउस के चेयरमैन थे, लेकिन आज जिस तरह से वो संवेदनहीनता दिखा रहे हैं कि ये तो हो सकता है, होना तो ठीक है, लेकिन क्या सरकार किस तरह से काम कर रही है। और ये मुद्दा यदि कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा बना रही है, तो भी मैं समझता हूँ उनकी जिम्मेदारी है, बड़ा बनाना चाहिए। एक बड़ी विपक्षी पार्टी है, और अब जब चुनाव आ रहे हैं तो कांग्रेस भी वहां पर है, लेफ्ट भी है, सब लोग लगा रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि हमारी विपक्षी पार्टियां यदि उस पर काम कर रही हैं तो वो एक दबाव बनाने का काम करती हैं सरकार पर। वोट बैंक का असर तो पड़ेगा ही जब एक के बाद एक घटनाएं हो रही हों, क्योंकि पिछली बार उसका असर नहीं हुआ था। आपने देखा होगा कि जो दो बड़ी घटनाएं, संदेश खाली की घटना को आपने देखा होगा कि उस तरह से नहीं हुई। और ममता बनर्जी के एमपीज में भी बहुत सारी महिलाएं हैं, विधायकों में हैं, मंत्रियों में हैं। एक पूरा का पूरा लिटरेसी रेट पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा है महिलाओं की, तो उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं होना और उस पर सरकार का ऐसे रेस्पॉन्ड करना, मुझे लगता है ममता जी तो रोज रहती हैं सड़क पर, तो उन्हें आकर कहना चाहिए था कि ये घटना कैसे हो गई है, इसको मैं देखूंगी सबसे पहले कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जरूरत नहीं है, राष्ट्रीय महिला आयोग जो कर रही है वो तो अपने हिसाब से है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्हें देखा जाना चाहिए था। इस बात का जिक्र हमने तब भी किया था कि जब संदेश खाली में जब घटना हुई थी तो ममता जी वहाँ पर क्यों नहीं गई। तो खुद मुख्यमंत्री यदि आगे आ जाए, इनिशिएट कर ले, तो सरकार और जो सिस्टम है, और जब ये आरोप लगे कि आपकी पार्टी का, आपकी यूथ विंग का कोई लड़का, कोई नेता उसमें शामिल है, तो ये जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। इसलिए जो शुरुआत में मैं ये पूरी खबर बता रही थी तो उसमें मैंने कहा कि ये ममता बनर्जी के लिए मुश्किल जितना ये केस नहीं बढ़ाता है, उससे ज्यादा मुश्किल कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट, उनके नेताओं का स्टेटमेंट और उनके रिएक्शंस बढ़ाते हैं। अब अग्निमित्रा पॉल क्या कह रही है वो भी आपको बताते हैं इस पूरी खबर पर, और सुकांत मजूमदार ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए
किस तरीके से घेरने की कोशिश ममता बनर्जी को हुई है? हम तो ये बोलेंगे कि पश्चिम बंगाल में कॉलेज में अगर महिला को भेजना है, आपका बेटी को भेजना है, तो मार्शल आर्ट्स ना सिखा के मत भेजिए। मार्शल आर्ट्स, कुंग-फू, कराटे और जो है उसको सीख कर भेजिए। अगर दरकार पड़े तो कुछ छोड़ी वोड़ी हाथ में रखने बोलिए, क्योंकि ये कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये वो उस कॉलेज नहीं है बंगाल के। अभी पेपर स्प्रे, छोड़ी इस तरह का रखे, क्योंकि अपना तो जान बचाना है। और ममता बनर्जी का इमीडिएटली बहुत हो गया, आपका बहुत हो गया, आप बर्दाश्त के बाहर चला गया, आप रिजाइन करिए। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सीरिया, लेबनान या लीबिया नहीं है। जब तक ममता बनर्जी रहेगी राज्य में एज ए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी, तब तक होता ही रहेगा ऐसे एक के बाद एक रेप की घटना। क्योंकि आरजीकर की घटना घटी, सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने हमेशा और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए। तो दबाने का काम जब तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करता रहेगा आपकी स्टेट में, तो उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन का डर जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो रेपिस्ट है, उनके दिमाग में है ही नहीं डर। क्योंकि जानते हैं ममता बनर्जी उनकी पार्टी है बचाने के लिए। 3-4 लोगों को जो एक्यूज है पकड़ा गया, सारे तृणमूल से रिलेटेड है। तो तृणमूल तो मतलब खून, रेप, चोरी, इन तीनों में एक्सपर्ट है। अब सुकांत मजूमदार इस मुद्दे पर तो बहुत अच्छे तरीके से बोल गए, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ आरोप है, कानून और व्यवस्था पर आरोप है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हिंदू वोटर्स को लेकर हम बात करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ यात्रा और जगन्नाथ जी का मंदिर बना लेना, ममता बनर्जी का हिंदू वोटर्स को लुभा लेना, ये एक बड़ी समस्या बीजेपी के लिए है। और मैं इसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जोड़कर ही मैं बात करूंगी। ये गंभीर मसला है, चाहे हम रेप कांड की बात करें, ये गंभीर मसला है चाहे हम हिंदू वोटर्स की पॉलिटिक्स की बात करें। अब इन दोनों मुद्दों को आप देखें, जहां पहले मुद्दे में ममता बनर्जी सरकार के ही मंत्री या उन्हीं के नेता, उन्हीं के सांसद गलती कर जा रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्हें बोलना चाहिए था, वहां पर वो समाज को लेकर बोलने लग गए। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व वोट बैंक को लुभाने की बजाय ममता बनर्जी का सपोर्ट करना चाहिए था कि चलिए 1 क्या 2 मंदिर बन जाए, 2 क्या 4 मंदिर बन जाए, वहां वो वोट बैंक के चलते ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हो गए। तो गलती दोनों कर रहे हैं। अब ये खबर क्या आपको बता दूं, बंगाल में चुनाव से पहले हिंदुत्व का मीटर टॉप गियर पे है। भगवान जगन्नाथ के रथ के सहारे बीजेपी और टीएमसी 2026 जीत की तैयारी में जुटी हुई है। ममता बनर्जी अकेले दम पर हिंदुत्व की पिच तैयार करके बैठी हुई है। दीघा से भगवान जगन्नाथ का संदेश हर बंगाली तक पहुंचाना चाहती है। बीजेपी पुरी के जगन्नाथ दरबार से आशीर्वाद लेकर अपने लक्ष्य की तरफ तो आगे बढ़ रही है। बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी की फाइट की पिच भी तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि ममता के सामने बीजेपी का कौन? वो शुवेंदु अधिकारी होंगे, वो सुकांतो मजूमदार होंगे, या फिर बीजेपी का लीडर अब कोई एक नया होगा जो ममता को चैलेंज देने का दम रखता होगा? क्योंकि कल भी हमने आपको सुकांतो मजूमदार की जो बाइट सुनाई थी, जो बयान उनका सुनाया था, उससे उनकी परेशानी साफ दिखाई दे रही थी, उनकी बेचारगी भी साफ दिखाई दे रही थी। वो ये जानते थे कि हिंदू वोटर्स को ममता बनर्जी ने लुभाने का बड़ा अच्छा काम कर दिया है और ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है, ये पार्टी के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन समीर जी, अब करे तो करे क्या? हिंदू वोटर्स पर किसी एक पार्टी का एकाधिकार थोड़ी ना है। शुवेंदु अधिकारी है, सुकांतो मजूमदार हैं, दिलीप घोष को वो पहले ही ट्राई करके देख चुके हैं। अब चैलेंज कौन देगा ममता बनर्जी को? और हिंदुत्व वोटर्स को भी इसमें जोड़ते हुए आप जवाब दीजिएगा। देखिए, 2021 का जो चुनाव परिणाम आया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि 2019 का अगर लोकसभा चुनाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था बंगाल के अंदर। 2021 में ममता बनर्जी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, सरकार वापस बनाई। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि आने वाले समय में वहां संगठन मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन आप 2024 का अगर लोकसभा चुनाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 12 सीटों पर आ गई और ममता बनर्जी 29 सीटों पर चली गई। अगर वोट प्रतिशत में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे तो 2024 में 38% जो वोट मिला था
और 2021 के जो विधानसभा में 38% वोट मिला, तो बराबर रहा। मतलब 2021 के विधानसभा में 38% वोट था और 2024 के लोकसभा में भी 38% वोट रहा। ममता बनर्जी का जो 48% का वोट बैंक था 2021 के चुनाव में, वो 2024 में 45 पर चला गया, 3% जरूर कम हुआ है। लेकिन इस बीच में 2021 का वही हम दिखा भी रहे हैं कि बीजेपी का मानना यह है कि हिंदू वोटर के अंतर केवल 9% का है। नहीं, मेरा वही कहना है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे अभी 2 दिन पहले कालीगंज का जो उपचुनाव हुआ था, वहां भारतीय जनता पार्टी को 50,000 वोट मिले, 50,000 वोट से वो हारी है सीट। लेकिन 2021 में उसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 65,000 वोट मिले थे। 15,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का उस सीट पे कम हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि जब नवंबर में जब 6 विधानसभा के उपचुनाव बंगाल के हुए थे, 6 सीटें ममता बनर्जी ने जीत ली, जबकि संदेश खाली की घटना भी घटी थी। और उसके अंदर तो मदारी घाट जो भारतीय जनता पार्टी 2021 में सीट जीती थी, वो बचा नहीं पाई, वो ममता बनर्जी ने फिर से जीत ली। तो आप अपनी जीती हुई सीट नहीं बचा पा रहे हो, आपका वोट बैंक कम हो रहा है। और अब ममता बनर्जी ने जिस तरीके से हिंदुत्व का वोट बैंक कुछ हिस्सा अपने पास लाने के लिए जिस तरीके से दीघा में एक मंदिर बनाया है और प्रसाद बांटने की योजना, तो ममता बनर्जी का जो मुस्लिम वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है, वो उसके साथ जुड़ा। और ममता बनर्जी का मानना है कि अगर 2 से 3%, 4% वोट बैंक अगर मैं हिंदुत्व के नाम पर अपने पास ले आती हूं, तो मुझे फिर अपराजय बंगाल में बन जाऊंगी और भारतीय जनता पार्टी और मेरे बीच में 8 से 10% का गैप बना रहेगा। तो देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यही चिंता है जो सुकांत मुजुमदार बोल रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी को हिंदू का वोट मिलने लगा फिर से, तो फिर हमारी वापसी कैसी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भी सोचना चाहिए कि जब बंगाल आपके लिए इतना मुश्किल स्टेट रहा है, तो आपको प्रदेश अध्यक्ष तो वहां पहले बनाना चाहिए था ना। आप जो केंद्र में मंत्री बन के 8 महीने हो गए, सुकांत मुजुमदार का वही प्रदेश अध्यक्ष है। अब आप रविशंकर प्रसाद जी को वहां भेजना कि अध्यक्ष वहां पार्टी बनाएगी। इतने लंबे समय तक आप अध्यक्ष नहीं बना पाते। पहले कैलाश विजय वहां संगठन के प्रभारी थे, उसके बाद रविशंकर प्रसाद सबसे मुश्किल टर्फ पर अब जा रहे हैं खेलने के लिए। नहीं, अब जा रहे हैं, लेकिन उनको तो जो पर्ची मिलेगी उनको वहां नाम पढ़ना है। वो कोई चुनाव तो वहां नहीं करवाएंगे, वहां तो अमित शाह जी तय कर देंगे कि बंगाल के अंदर कौन पार्टी को लीड करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि देर हो गई, आपको बंगाल में पहले बनाना था। हालांकि बंगाल का जो प्रभार बनाया है, सुनील बंसल को जिम्मेदारी दी है संगठन की, वो बहुत बेहतर वहां काम कर रहे हैं। संघ वहां जमीन स्तर पर काम कर रहा है। लेकिन तमाम आप देख रहे संदेश खाली की घटना घट जाती है, आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की घटना घट जाती है। जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बहुत निश्चित है। रूप से बंगाल के अंदर बहुत है। लेकर आ रही हूँ, ये जो हिंदू वोटर्स का गणित अभी हमने दर्शकों को भी समझाया और समीर जी भी जो बात कह रहे हैं, दीदी के लिए इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद बंगाल फिर भी आसान है। ये उनका एक और चुनाव है, पिछले चुनाव वो लगातार जीतते आ रही है और उनका मार्जिन भी अच्छा खासा रहा है जीत का अभी भी। लेकिन इतनी घटनाओं के बाद भी, चाहे हम आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की बात कर ले, चाहे अभी हम लॉ कॉलेज की बात कर ले, संदेश खाली की बात कर ले, और इस तरीके की बहुत सारी और घटनाएं जो पश्चिम बंगाल के छोटे छोटे गांव से भी होकर आती रहती है। आपको याद होगा कि कैसे एक पूरे के पूरे परिवार को घर के अंदर जला दिया गया था। तो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए इतने सारे सवालों के बीच भी ममता बनर्जी को जैसे बीजेपी टक्कर दे सकती है, क्या वो दे पा रही है? जैसे आपने कहा कि सुकांत मजूमदार की चिंता है पश्चिम बंगाल और भारतीय जनता पार्टी की चिंता है सुकांत मजूमदार। अब जब तक वो झगड़ा खत्म नहीं होगा, अब वो रविशंकर जी गए हैं, क्या पर्ची लेकर गए नहीं गए हैं, समीर जी यदि नाम बता देंगे तो वो आज भी पता चल सकता है कि क्या नाम है। लेकिन अब अध्यक्ष वहाँ पर बदल जाएगा, कुछ समय है। यदि उस पर भारतीय जनता, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की परेशानी क्या है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ की ओरिजिनल पार्टी नहीं है और वो अभी तक जो सब नेशनलाइजेशन का जो मसला है, क्षेत्रीयवाद का मसला है, बंगाली अस्मिता का मसला है, उस खांचे में अपने आप को फिट नहीं कर पाई है। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु के बाद सबसे बड़ा जो क्षेत्रीय अस्मिता का मसले वाला राज्य है। पश्चिम बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण वोटर कौन है? भद्रलोक। भद्रलोक में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री नहीं हो पाई है और इसलिए वो वोट परसेंट नहीं, वो मैच ही नहीं कर रहे ना वो उनके साथ, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस अलग किस्म का। आप जो धर्म की राजनीति करते हैं, वो भद्रलोक पश्चिम बंगाल का वो राजनीति नहीं करता। मैं इसको ऐसे पूछूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को भी इरिटेट कर देती है? हिंदुओं को भी इरिटेट करती है, यूं समझ लीजिए इसको, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पा रही है। और फिर जितने लोग अभी लिए गए पिछले 5-7 साल में, एक्सपीरियंस जो भी किया और एक्सपेरिमेंट जो किया, उसमें टीएमसी से ही लोग लिए। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट टीएमसी ने भी किया था, जब वो टीएमसी आ रही थी तो लेफ्ट पार्टीज के लोगों को उसने शामिल किया। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो टीएमसी के लोगों को लिया वो उन्हें एडजस्ट कर पाई? आधे लोग तो वापस चले गए। वो ट्रेन शटल चल रही है वहां पर पश्चिम बंगाल में,
टीएमसी और बीजेपी के बीच में। लोग एमपी बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी से टीएमसी में चले जाते हैं। केंद्र में सरकार हो, टीएमसी से बीजेपी आया, बीजेपी से नहीं, वापस लेकिन TMC आपकी चले केंद्र गए। में सरकार हो और उसके बाद भी आपका एमपी यदि वापस चला जाता है तो ये गंभीर मसला है। कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा काम किया, वो एक बराबर की राजनीति करने वाले लोगों से कि ठोकर राजनीति करने वाले लोग, उनको आपने वहां से हटाया है। अब नई राजनीति कर रहे हैं। और आप सोचिए, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वोट बैंक है, माइनॉरिटी का वोट बैंक है, पश्चिम बंगाल की जो बंगाली अस्मिता का वोट बैंक है, उसको तो आप खींच नहीं पा रहे। अब आपके पास जो हिंदू वोट बैंक है वो आपके साथ नहीं। आप समझिए कि यूसुफ पठान को ममता बनर्जी खड़ा करके जिता लेती हैं और फिर कहते हैं कि ये बाहरी गुजराती लोग यहाँ पर आ गए और उसके पास भारतीय जनता पार्टी का जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो गुजरातियों को वहां पे चुनाव मैदान में नहीं उतार रहे थे। मतलब मैं इसे इस तरीके से हर्षवर्धन जी रख सकती हूँ कि ममता बनर्जी जो भी खेल खेल रही हैं, जो भी स्टेप ले रही हैं, खेल मतलब मैं कोई पॉलिटिकल खेल की बात नहीं कर रही, मतलब जो भी वो राजनीतिक कदम उठा रही हैं वो कामयाब हो रहा है और बीजेपी जो भी कर रही है वो उस तरीके से फ्लोर पर नहीं दिखाई दे रहा है। हिंदू उनके साथ वैसे नहीं जुड़ पा रहा, इधर दीघा में मंदिर बना लिया, आरती कर ली, रथ यात्रा में शामिल हो गई, वो हिंदुओं को पसंद आ रहा है। ये बीजेपी के सबसे बड़े चैलेंज है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है एक तो ये कि राजनीति में जब तक कम्युनिस्ट वहाँ मजबूत थे तो ऐसे ही उनके बारे में भी लगता था कि ममता जी तो कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, बस ऐसे पिटती रहेंगी, कभी राइटर्स बिल्डिंग के सामने, कभी कहीं और, हाथ पैर तोड़वा के विधानसभा पहुंचेंगी, संसद पहुंचेंगी। तो ऐसे ही लगता है। कोई भी जहां बदलाव होता है ना, बदलाव एक समय लेता है और एक चूंकि उससे जुड़ा हुआ इकोसिस्टम तैयार हो जाता है, जिसको हम वहां के मामले में क्लब कल्चर, सिंडिकेट कल्चर कहते हैं। और वहां तो मतलब सामान्य रोड़ी बदरी और ईंट बालू से लेकर सरिया से लेकर सामान्य चीजें तब वो क्लब से तय होती हैं, यानी जो टीएमसी का वहां नेता होता है वो हमने अलग अलग जगह देखा। अब मूल बात क्या है, क्या भारतीय जनता पार्टी वहां सेंटिमेंट क्रिएट करने में कामयाब रही है? इसका जवाब है बिल्कुल, बहुत मजबूत सेंटिमेंट। कितना मजबूत कि ममता बनर्जी को रणनीति बनाकर दीघा में जगन्नाथ जी का मंदिर बनाना पड़ा। तो इसको पहले आप समझिए, क्योंकि ओडिशा और बंगाल वो दोनों एक दूसरे से सटी हुई उसी तरह की राजनीति करते हैं, तो पहले इसको समझिए। दूसरा क्या है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो कुछ उसके पास ऑप्शंस हैं उसको छोड़ रही है? नहीं छोड़ रही है। वो राज्यपाल के तौर पर जगदीप धनखड़ की नियुक्ति हो, राज्यपाल के तौर पर सीवी आनंद बोस की नियुक्ति हो, या फिर जिसको हम नेता के तौर पर कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि लोग भाग जा रहे हैं। आप जरा कलकत्ता या पश्चिम बंगाल के किसी हिस्से में जाइए और किसी भाजपा के नेता से बात कीजिए, तब समझ में आएगा कि केंद्र में कितनी भी सरकार हो, वहां ममता जी के राज के आगे किसी नेता को अपनी चलाने में कितनी मुश्किल होती है। वहां कलकत्ता शहर में फिरहाद हकीम के आगे भाजपा की राजनीति करने वालों को कितनी बड़ी मुश्किल है। अब उसके आगे की बात देखिए, एक तो ये ठीक है कि सुनील बंसल प्रभारी हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं, मजबूती से काम करते हैं वो, लेकिन अभी है क्या कि जब आप एक एडहॉकिज्म पर चलते हैं, आप एक तरफ तो किसी को भी ला रहे हैं, शुभेंदु को ला रहे हैं, पहले भी बहुत लोगों को लाए, लोग लौट लौट के गए, लेकिन जरा सोचिए कि अमित मालवीय वहां के सह प्रभारी भी हैं, आईटी सेल के इंचार्ज भी। अब इसका एक लाभ तो होता है कि जो बंगाल की घटनाएं होती है, चूंकि अमित मालवीय खुद सह प्रभारी भी हैं और इंचार्ज भी हैं, तो बहुत वो सोशल मीडिया पर बहुत आ जाते हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू क्या है, क्या अमित मालवीय दोनों कामों के लिए समय दे सकते हैं? सुकांत मजूमदार केंद्र में मंत्री भी हैं, वहां के अध्यक्ष भी हैं। अब अभी ताजा आज तीनों चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए हैं, तो अब जल्दी से आ जाएगा। तो मुझे लगता है बीजेपी को यह समझना पड़ेगा, और ये कई जगह भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक और सरकार की मुश्किल है, कई जगह कई लोगों को, एक व्यक्ति को कई काम दे रखा है। बंगाल बहुत टफ नट है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और ये जो आपने कहा ना कि ममता बनर्जी को मंदिर बनाने तक की नौबत आ गई, तो फिर ये एक मुद्दा जिस पर सबसे अच्छा गेम खेल सकते हैं, सर मेरे पास समय चूंकि कम है, कि जिस पर सबसे अच्छा बीजेपी प्ले कर सकती थी, जिस बैटल ग्राउंड पर, वो जमीन ही आपने खींच ली। आप कह रहे थे कि आप हिंदू विरोधी, आपने मंदिर ही बना दिया, आपने आरती ही कर ली, आप रथ यात्रा ही कर लेंगी, तो उसका इम्पैक्ट होगा। बहुत छोटे से रिएक्शन के लिए बहल साहब मैं आपके पास भी आ रही हूं, क्योंकि मैं बंगाल में, दोनों साइड बंगाल में 3 साल रह चुका हूं, और मैं मिला हूं ज्योति बसु को, उनका विजिट ढाका का मैंने कोऑर्डिनेट किया था, मिला हूं आसिम दास गुप्ता को भी, मिला हूं मैं बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी, और 34 साल तक उन लोगों ने रूल किया था, जिसमें 23 साल तो चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बसु। वहां की हमको पॉलिटिक्स थोड़ी सी इस बात से भी समझनी चाहिए कि बंगाली प्राइड
प्राइड जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनार बांग्ला बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, इंपॉर्टेंट है इंटेलेक्चुअलिज्म और पॉलिटिकल एक्टिविज्म। आप अगर रूरल एरियाज में जाते हैं तो जो अवेयरनेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज की है वो और कहीं किसी और स्टेट में नहीं है जितनी, और जो इन्वॉल्वमेंट यूथ का और स्टूडेंट्स का है इस पूरी मूवमेंट के अंदर, और ये दोनों बंगाल में है, वो और किसी स्टेट में भी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो 3 से 77 सीट्स ली थी 2021 में बीजेपी ने, लेकिन अब 18 से 12 पे आगे जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो यह दर्शाता है कि बीजेपी को अभी भी, मैं ये न्यूट्रल तरीके से बोल रहा हूं, बीजेपी को अभी भी एक आउटसाइडर पार्टी की तरफ देखा जाता है, उसको देखा जाता है डिफेक्टर्स, क्योंकि बीजेपी जो बंगाली अस्तित्व है, बंगाली प्राइड है, उसके ऊपर फोकस नहीं कर रही। और तीसरी चीज आती है इन फाइटिंग, जो बीजेपी के अंदर इन फाइटिंग है और जो ग्लोकल टू लोकल उनको करना चाहिए, लोकल लीडर्स को जैसे डेवलप करके एक जो मास जो अपील कर सके। अब देखिए इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया लॉ कॉलेज के अंदर, जिसको लॉ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो सिखा रहे हैं, वहां के अंदर इतना बड़ा दुष्कर्म हो गया। तो और उसके बाद भी ममता बनर्जी नहीं गई, एक स्ट्रांग स्टेटमेंट नहीं हुआ, उन्होंने उतनी लीड नहीं ली इसके अगेंस्ट, उतना एक्शन, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि जो 2026 का भी इलेक्शन आने वाला है, कहीं ना कहीं बीजेपी को फिर भी वो हरा सकेंगी, क्योंकि उनका जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, खासकर जो विमेन वेलफेयर स्कीम्स हैं और जो उनके गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप स्कीम्स है, वो बहुत सक्सेसफुल हुई हैं। और उनका जो होल्ड है खासकर साउथ बंगाल के अंदर, बीजेपी का होल्ड ज्यादातर सिर्फ नॉर्थ बंगाल है। हालांकि अगर आप हिस्ट्री में भी देखें, बातें सर आपकी बातों से समझ पाई हूं, बीजेपी को अभी भी वो आउटसाइडर के तौर पर देख रहे हैं जो आप कह रहे हैं। दूसरा ये कि ममता बनर्जी ये जानती हैं कि उनकी अपनी पॉलिसी फॉर डायरेक्ट कनेक्ट टू वुमेन वो काम कर रहा है उनके लिए, और इसलिए इस तरीके की घटनाओं पर वो खुद दूरी बनाकर चलना चाहती है। और रही बात हिंदू वोट बैंक की, तो हिंदू वोट बैंक को क्या वो मंदिर बनाकर अपने पास वो जो 9% का गैप है उसे और कम कर पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात हो रही है बिहार की। बिहार में चुनावी काउंटडाउन चल रहा है, 2.5 महीने से भी कम का वक्त बाकी है और आखिरी वक्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरी वाला दांव चल दिया है। सिपाही भर्ती को लेकर अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रोसेस कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ा सवाल तो यही है पहला कि ये जितने 2.5 महीने, 3 महीने, 6 महीने पहले प्रोसेस टेस्ट किए जाते हैं, ये प्रोसेस सरकार बनने के साथ साथ ही क्यों नहीं हो जाते हैं? खैर चलिए, अब बीजेपी हम जानते हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ चुनाव में है और नीतीश के भरोसे भी हैं। ऐसे में अब ये जो प्रोसेस जल्दी करने की बात कही गई है, नौकरियों की बाहर आएगी, तो क्या फिर एक बार नीतीश कुमार आएंगे? चुनाव पर इसका कितना प्रभाव होगा? इस हिस्से में सबसे पहले चर्चा इसी बात की। हर्षवर्धन जी, चर्चा की शुरुआत इस हिस्से में करते हुए, सुशासन बाबू अब नौकरियां बांटने वाले बाबू बन रहे हैं। 2.5 महीने ही सही, लेकिन जिसके हाथ में एक बार नौकरी का लेटर मिल जाता है, आपका वोट तो फिक्स हो ही जाता है। बिहार में थोड़ा सा कहना कठिन है। अच्छा, जिसके हाथ में मिल रहा है वो किस समाज से आ रहा है, किस जाति से आ रहा है, उससे तय होगा कि वो किधर बंधा हुआ है। और इसीलिए बिहार के नेता बहुत काम नहीं करते हैं। इसीलिए लालू जी का जंगल राज कहा गया, जंगल राज खत्म हो गया, सड़क अच्छी हो गई, बहुत सा काम नीतीश जी ने किया, लेकिन उनको भी एक समय के बाद लगा कि अरे ठीक है भाई, कितना काम करोगे, रहेगा तो वोट का खांचा वही जस का तस, इधर से उधर हुए तो वोट उनके साथ चला जाता है। उसको बुरा क्यों नहीं लगता कभी जब वो सो कॉल्ड सेकुलर से कम्युनल होते हैं या कम्युनल से सेकुलर होते हैं, सो कॉल्ड, क्योंकि मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ है। यही असली मुश्किल है बिहार की। जहां तक रही बात कि ये जो लेटर बांट रहे हैं, ये तो सचमुच अच्छा है, किसी बहाने से मिले, लेकिन हाँ, ये सवाल तो खड़ा होता है कि विभागों में बरसों बरस कुर्सियां खाली रहती हैं, जनता जाती है और वहां छुट्टी हो गई, कर्मचारी कम है, अधिकारी कम है, उनका काम नहीं होता है। अचानक अच्छा आप कुछ नियुक्तियां कर देते हैं, और जो इस तरह से नियुक्तियां होती हैं उसका जो नुकसान होता है, जब एक जिसको कहें कि रेगुलर इंटरवल पर वैकेंसी फिल होती हैं, तो एक प्रोसेस होता है, एक सीनियरिटी तय होती है, एक हायरार्की तय होती है, एक बढ़िया इकोसिस्टम क्रिएट होता है। जब आप अचानक कहते हैं, किसी के मन में आया अच्छा चलो अब हम इतनी नियुक्ति कर दे रहे हैं, अगले 5 साल का बैकलॉग, अगले पिछले 3 साल का बैकलॉग, तो वो इकोसिस्टम भी डैमेज होता है। लेकिन कुल मिलाकर नियुक्तियां मिल रही हैं तो बिहार के लोगों के लिए अच्छा है। और मेरा यह मानना है कि बिहार के लोगों को तय करना पड़ेगा, चाहे जिसको वोट दो भाई, जाति के नाम पर वोट देना बंद करो। तुम्हारी जाति की ठेकेदारी लेकर उस जाति का भले न हो रहा हो, लेकिन कुछ पार्टी, कुछ व्यक्ति वो अपनी राजनीति, अपना सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, ये भी जरा ध्यान दीजिए।
मेरा निवेदन है सर पीसीआर डायरेक्टर से, जो ये नीतीश कुमार जी का बयान है उसे जरा एक बार फिर से प्ले कर दे। और नीतीश कुमार जी उस बयान के आखिरी हिस्से में जो बात कर रहे हैं कि बहुत जल्द 2,29,000 पदों को सृजित किया जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि पदों को सृजित तो बाद में आप करिए, जो पद हैं उन पर तो बहाली कर दे, उन्हें तो भर दे। ये देखिए, मैं इस बयान की बात कर रही हूँ। 28 जून 2025 राज्य के युवाओं और बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण दिन है। बापू सभागार में 21,399 नव नियुक्त सिपाहियों की नियुक्ति पत्र वितरित इन्हें किया जाएगा। प्रदेश में कानून का राज स्थापित है, विधि व्यवस्था सुदृढ़ है, ये शुरू से हमारी प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बिहार में लगातार पुलिसकर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। अब लगातार नहीं हो रही थी, इसलिए ये अब चुनावी साल में करनी पड़ी है। पुलिस बल की संख्या को और बढ़ाना है, इसके लिए कुल 2,29,000। ये कई बार लगता है विजय जी, ये लॉलीपॉप की तरह तो नहीं है। अभी देखो 21,000 दे दिया है, अब जो है हमें जिता दो, 2 लाख नियुक्तियां पत्र बांटे जाएंगे, नए पद सृजित किए जाएंगे। हाँ, क्योंकि अभी फिर से आएगी सरकार। अभी तो 21,000 बांटे जा रहे हैं ना, तो उसका एक बड़ा लॉलीपॉप 2 लाख का होगा। लेकिन कई बार ये काम भी करता ना। इसको दूसरे तरीके से देखें कि महाराष्ट्र में जो लाडकी नहीं, महाराष्ट्र में लाडकी योजना ने जैसे काम किया, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं हर्षवर्धन जी ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि बिहार में जाति की जो राजनीति है वो ज्यादा जोरदार तरीके से चलती है, लेकिन फिर भी कुछ तो असर करता ही है। नहीं तो क्यों मुख्यमंत्री जी जो 2.5 लाख नए पद सृजित करने की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के भरोसे चल रही है, लेकिन नीतीश जी पे भरोसा भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। अच्छा, ये तय है। तो मुझे बार-बार मैं इस बात पर जोर किसी और पर भी भरोसा नहीं कर पा रही है। जाति राजनीति की बात जब हम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ क्यों चिपकी हुई है? क्योंकि वो 3.5-4% वोट जो कुर्मी वोट है, कोरी वोट है, या उसके अलावा जो ईबीसी वोट है, वो नीतीश कुमार को मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां चिपकी हुई है। भले ही अपना कोई लीडर बड़ा नहीं बना पाई हो, भले ही कोई अपना मुख्यमंत्री 31 साल में नहीं खड़ा कर पाई हो, उनके साथ चिपकी हुई, क्योंकि वो जानती है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का वो 5% 7% वोट है, वो उसको मदद करेगा। यदि ये नहीं होता तो वो इंडिया ब्लॉक से क्यों उनके हाथ पैर जोड़ के, जिनके लिए दरवाजे खिड़की ताला लगा दिया था, अमित शाह जी ने कहा था कि दरवाजे पर ताला लगा दिया, कोई नहीं आने देंगे, फिर उनको लेकर आ गए ना आप। अच्छा, एक बात बताएं, तो नीतीश कुमार का अपना में सर ताला लगा हुआ है, वो चाबी से खोला, अंदर किया, फिर लगा दिया। मैं ही कह रही, जा नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार की अपनी छवि सर एक उनके अपने वोट बैंक की है, ठीक, उनका अपना वोट बैंक, एक सेक्युलर छवि जिसकी बात कही जाती थी। अब आप उसे सो कॉल्ड सेक्युलर छवि कहें या सेक्युलर छवि कहें, कि वो जब तक लालू प्रसाद यादव के साथ थे वो मुस्लिमों के भी मसीहा के तरह से देखे जा रहे थे। लेकिन अब क्या उस छवि में भी थोड़ा परिवर्तन आया है? मुझे नहीं लगता कि कोई परिवर्तन नीतीश कुमार की छवि में आया। वो जितने जैसे लीडर थे वो वैसे के वैसे लीडर है। कमल की तरह से, वो कमल के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो कमल पर है ना पानी का असर नहीं पड़ता है। ऐसे नीतीश कुमार जी पे असर नहीं पड़ता, वो इधर रहे उधर रहे, नीतीश कुमार ही बने रहते हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या इन सब से, जैसे आपने बहुत महत्वपूर्ण, इतना बारीक तरीके से, इतना मीठे तरीके से आप बोलते हैं कि इस पद जो है जब सरकार बनती है तब क्यों नहीं सृजित किए जाते हैं। अब हो सकता है अगली बार जब हम नीतीश कुमार जी आए तो वो इस प्रोग्राम को देखकर इस पर काम करें। अभी मसला क्या है कि एक बात मुझे बताइए कि रोज रोज ये बात होती है कि लालू जी का जो जंगल राज है, हम नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार बात कर रहे हैं। अरे 20 साल से आप सरकार में हो, उसके बाद भी अगर आप लालू के जंगल राज को खत्म नहीं कर पाए हो, या उसको याद दिलाने की जगह आप कहते हैं कि 20 साल में हमने खत्म कर दिया ये सब खेल, अब लालू के जंगल राज की बात मत कीजिए। क्यों लालू के जंगल राज को याद दिलाना पड़ रहा है जबकि 20 साल से आप सरकार में हैं? इसका मतलब आपकी 20 साल की सरकार में वो ताकत नहीं है जो फिर से सरकार बने। 50 साल हो चुके हैं ना, इमरजेंसी अभी भी याद दिलाई जा रही है। नहीं, इमरजेंसी अलग चीज है। जो डराने वाली चीज है तो बताना पड़ेगा ना सर, नहीं तो कैसे वो डराएंगे नहीं। 21,000 नौकरी की हम जरूर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी घोषणा नीतीश कुमार ने भी 2 दिन पहले की थी। जो सामाजिक न्याय की पेंशन 400 रुपए महीना मिलती है, तो सीधे 1100 रुपए नीतीश कुमार ने कर दिया है, सीधे 1100 रुपए कर दिया। और ये बोला है कि चुनाव के बाद जब परिणाम आएगा उसके बाद उसको हम बढ़ा देंगे। दूसरी घोषणा उन्होंने सबसे बड़ी करी है कि जब 2023 का जाति जनगणना का जो डाटा आया था उसमें 93 लाख गरीब परिवार के लोग आए थे और हर परिवार को 2 लाख रुपए देने की नीतीश कुमार ने घोषणा की थी, वो भी शुरू कर दिया। और ये इंश्योर किया है कि चुनाव के पहले में हर परिवार को 2 लाख रुपए केंद्र से मेरी बात हो गई मैं पहुंचा दूंगा।
तो जो 400 रुपए का सीधा 1100 रुपए जो उन्होंने किया है सामाजिक पेंशन का, ये एक बहुत बड़ा जैसे लाडली बहना का है या महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार ने किया था उसके रूप में उसको देखा जाना चाहिए कि उन्होंने सीधे। और सबसे बड़ी एक घोषणा की है कि हर ग्राम पंचायत में लड़कियों की शादी के लिए विवाह भवन बनाने की नीतीश कुमार ने परसों घोषणा की कि हर ग्राम पंचायत में एक विवाह भवन होगा जहां बेटियों का फ्री में विवाह किया जाएगा और सरकार सुनिश्चित करे कि उस विवाह भवन में बेटियों का विवाह अच्छे से हो। तो सारे बेटियों को उन्होंने कवर किया। 400 रुपए से 1100 रुपए की पेंशन करके उन्होंने पूरी लगभग आधी आबादी को कवर कर लिया है। 94 लाख गरीब लोगों को 2 लाख रुपए हर परिवार को देने का वादा करके उन्होंने अपने वोट बैंक के साथ साथ दूसरा वोट बैंक भी मजबूत किया है। अब नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि अब लड़ाई इतनी आसान नहीं है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में फ्रीबीज चला है, जिस तरीके से बाकी राज्यों में चला है, दिल्ली में भी आपको घोषणा करना पड़ी प्रधानमंत्री मोदी को फ्रीबीज को लेकर, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार लूटी है। तो अब मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उसकी घोषणा की है और मुझे लग रहा है इसका एक बड़ा असर होगा। अब देखते हैं कि अभी तो सिर्फ घोषणा हो रही है, जब चुनाव आएगा तो जो घोषणा पत्र आएगा उसमें तो अलग से घोषणा की जाएगी फ्रीबीज की। तो मुझे लग रहा है कि पूरा चुनाव जो काम किया उससे ज्यादा आप प्रदेश की जनता को क्या देने वाले हो फ्री में, उसके ऊपर लड़ा जाएगा। अभी भी ऐसा लग रहा है कि लग रहा है क्या, ये तो मतलब आप देखिए ना, जो अन्न योजना भी है, अब आप इसे एक सोशलिस्ट योजना भी कह सकते हैं या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये फ्री भी है, घर बैठे बैठे किसी को अनाज की बोरियां पहुंच जा रही है, तो उसका तो वारे न्यारे हैं ही, और उनके वारे न्यारे हैं तो जो भी चुनाव लड़ रहा है उसके वारे न्यारे हैं, उसकी सरकार बनेगी। लेकिन एक और मुद्दा जो बिहार में इस वक्त काफी तेजी से चर्चाओं में आ रहा है वो एनआरसी का मुद्दा है। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मैटर पर सियासी पारा गर्मा गया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में अभियान के नाम पर वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की साजिश की जा रही है। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सारे तंत्र एक्टिव हो गए हैं। गरीब, दलित, पिछड़ों के नाम वोटर लिस्ट से काटने की प्लानिंग है। आप सुने तेजस्वी यादव ने क्या कहा। फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर, ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। ये पूरी तरीके से साजिश है। ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। अभी वोट का अधिकार, वोटिंग का राइट छीनेंगे, बाद में पेंशन छीनेंगे, उसके बाद में राशन छीनेंगे। ये लोगों का एजेंडा साफ दिखाता है कि बड़ी साजिश है, बू आ रही है। और ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी मिलकर के गरीबों का काट रहे हैं वोटर लिस्ट से नाम। ये अन्याय है, इस अन्याय को हम लोग सहने वाले नहीं हैं। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम काटने की प्लानिंग चल रही है। और कल ही कहानी कुर्सी की में हमने आपको ये खबर भी दिखाई थी कि कैसे पश्चिम बंगाल सरकार भी जो है बड़ी विचलित हो रही है। वो ये चाह रही है कि वोटर लिस्ट के नामों को रिव्यू किया जाए और वो रिव्यू सरकारी स्तर पर किया जाए, क्योंकि उन्हें डर है इस बात का कि बिहार में तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, वहां पर तो ये रिव्यू हो नहीं सकता, लेकिन बंगाल में ये रिव्यू किया जा सकता है। इधर तेजस्वी यादव जी को शायद ये आइडिया मिल गया समीर जी कि इस मुद्दे को अब उठा लेना चाहिए, क्योंकि वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के बाद अब चुनाव में जीते या हारे, लेकिन एक मुद्दा तो हाथ में रहेगा। देखिए, मामला बहुत संवेदनशील है। आप देखिए, चुनाव आयोग ने घोषणा की कि 30 सितंबर को हम फाइनल मतदाता सूची जारी कर देंगे। 90 दिन बाकी है। आपने 25 जून से 25 जुलाई तक आप पुनरीक्षण मतदान कर रहे हो और आपने ये कहा है कि भाई 1 जुलाई 1987 से लेके 2004 के बीच में जो लोग जिनका जन्म हुआ है उनके मदर या फादर में से कोई एक भारतीय नागरिक का आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और 2004 से लेके मदर फादर दोनों का आपको भारतीय होने का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आप 1 महीने के अंदर पूरे बिहार में आप ये करोगे, उसके बाद 1 अगस्त को आप इसका डाटा निकालोगे, फिर 1 महीने के अंदर आपको, अगर आपका नाम नहीं तो आपको उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा और 1 महीने के अंदर सितंबर महीने में चुनाव आयोग उसको फिर वेरिफिकेशन करेगा। तो इतने बड़े राज्य का जो आज अगर देखा जाए तो चौथा नंबर पे राज्य आता है। अगर उत्तर प्रदेश पहले पे आता है, दूसरे पे अगर महाराष्ट्र है, तीसरे पे अगर पश्चिम बंगाल है और चौथे पे अगर बिहार आता है, तो मुझे लग रहा है कि 90 दिन के अंदर चुनाव आयोग ये पूरी प्रोसेस करके
कैसे करेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी चुनाव आयोग के लिए। लेकिन ये होना भी चाहिए। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई बाहर के मतदाता महाराष्ट्र में जुड़ जाते हैं, वोटर्स बढ़ जाते हैं, फिर चुनाव आयोग कहता है कि हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रोसेस है। चुनाव आयोग इसे व्यवस्थित तरीके से कराए और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए बिना डॉक्यूमेंट्स के फर्जीवाड़े से वोटर्स बन गए बंगाल के अंदर, बहुत बड़ा वर्ग है जो बंगाल में भी बना है और जो बिहार में भी बना है घुसपैठियों का, वह बाहर होना बहुत जरूरी है। और मुझे लग रहा है कि जब चुनाव आयोग 30 सितंबर को डाटा पब्लिश करेगा तो मुझे लग रहा है कि जो जेन्युइन वोटर होंगे, जो ईमानदार वोटर होंगे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनका नाम आएगा। और जो फर्जी वोटर सरकारों ने या राजनीतिक दलों ने अपने तैयार करे वो बाहर हो जाएंगे। कि तंत्र को लग रहा फर्जी वोटर हो, लेकिन तेजस्वी यादव हो, चाहे वो डेरेक ओब्रायन हो या वो ममता बनर्जी, उनको तो ये लग रहा है ना कि ये तो उनका अपना वोटर है जिसका नाम हटाने का प्रोसेस किया जा रहा है और ये सरकारी साजिश है। आप एक बार डेरेक ओब्रायन को भी सुने, उन्होंने क्या कहा इस पूरे मसले पर। The latest BJP's internal survey for Bengal shows, when I say latest means it may be a few weeks old also, 46 to 49 seats BJP in Bengal. 46 to 49 seats is their number in Bengal if Bengal assembly polls are held. So, in their desperation to change or attempt to change things, you do these desperate things. The Secretary of the All India Trinamool Congress last week or earlier this week put out a number from when he was making a speech in Diamond Harbour of below 50. That's where this number came from. This is backdoor NRC. Why is this exercise being suddenly done right now? Why now? Bihar to 1 month and then the big one, Bengal. ये बैकडोर एनआरसी की बात हो रही है हर्षवर्धन जी, ये चाहे वो आप तेजस्वी यादव को सुन लें या फिर आप डेरेक ओब्रायन को सुन लें, कितनी बड़ी चिंता दरअसल इन विपक्षी दलों के लिए है। नहीं, बड़ा साहस चाहिए भाई। देश में गलत लोग नहीं हों, देश में बाहर से घुसपैठ करके आए लोग नहीं हों, उसके लिए एक संवैधानिक संस्था काम कर रही है। भारत का चुनाव आयोग देश के मतदाताओं को चिन्हित कर रहा है, यानी वो लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि लोकतंत्र में अगर फर्जी वोट पड़े, मतदाता गलत आ जाए तो वो लोकतंत्र के साथ धोखा है, संविधान के साथ धोखा है। उसमें ये पार्टियां करे नहीं, ये तो बैकडोर से एनआरसी लाने की कोशिश है। और एनआरसी तो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राजनीतिक दल को स्वस्थ देश में करना ही चाहिए, वरना देश ही अस्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि अगर आपकी एनआरसी नहीं हो रही, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप नहीं पता है, आपको पता ही नहीं कि कौन लोग हैं, तो ये मुश्किल होगी। दूसरा, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो महाराष्ट्र चुनाव के समय उन्होंने कहा, उसका पूरा जवाब चुनाव आयोग ने दिया। अब एक होता है कि आप बाद की बात करें, एक होता है पहले की बात करें। चुनाव होने के बाद आप लकीर पीट रहे हैं कि सांप निकल गया, गड़बड़ था, लाठी थी कि क्या था। अभी तो चुनाव हुआ नहीं ना भाई। अब तो अच्छा है ना कि वोटर लिस्ट पहले हो जा रही है। बिहार में मान लो कि कहते हैं कि ठीक है चलो कुछ दिन, समीर जी की बात मान लें कि कुछ दिन का समय कम मिला, फिर भी थोड़ा जल्दी कर लीजिए, आप लोग भी मदद कीजिए, राजनीतिक दलों का इतना अभियान प्रचार चलता है। बंगाल में तो समय भी और थोड़ा ज्यादा मिलेगा। उसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं इसमें तो कुछ मंशा खराब है, तो दरअसल इनकी मंशा खराब है। और कैसे पता कि इन्हीं के वोटर जाएंगे? ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी बात हुई ना, यानी हमारे वाले वोटर कट जाएंगे अगर ठीक से उसकी जांच हो गई। इसका मतलब यह है कागज उनके खराब हैं जो कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे। और इसमें क्या दिक्कत है भाई? हम कहां पैदा हुए, हमारे माता पिता कहां पैदा हुए, किसी भी भारतीय नागरिक को यह बताने में समस्या क्या होनी चाहिए? नहीं, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें एक और, इसी इलेक्शन में एक और स्टेक होल्डर हैं प्रशांत किशोर, उनकी भी हम चर्चा करते चले। प्रशांत किशोर जी आज वैशाली में है और वैशाली हम जानते हैं विजय जी किसका पॉलिटिकल ग्राउंड है, तो वो लेकिन इन मुद्दों पर एकदम चुप्पी साधे हुए हैं कि क्या कोई छेड़छाड़ हो रही है, क्या नए नाम ऐड हो रहे हैं या कुछ नामों को हटाया जा रहा है, इस पर वो एकदम चुप है। वो अपनी अलग तरीके की, अलग किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। प्रशांत जी अपनी अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं। वो अभी एजुकेशन को लेकर या अपना जो पूरा पार्टी को, संगठन को खड़ा करने की कोशिश में लगे हुए। अभी तो मुझे यही कन्फ्यूजन है, कल परसों भी हमने चर्चा की थी कि प्रशांत जी ये तो बताएं कि वो किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वो तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका
दुश्मन वो कौन है, तेजस्वी के या खिलाफ बोलते नीतीश हैं, पर कुमार लालू के साथ यादव लड़ना के खिलाफ चाहते नहीं बोलते। नहीं, किसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं चुनाव, वो पूरा जो कैंपेन है, कौन नहीं आना चाहिए? प्रशांत जी से ये पूछना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए बिहार में, नीतीश कुमार या तेजस्वी? अरे सर, प्रशांत जी तो कहेंगे हम आना चाहिए। नहीं नहीं, हम आना चाहिए, लेकिन तब वो पहले लेकिन लड़ाई किसके साथ लड़ अगर रहे हैं? किसी को हटाकर ही आने की बात है, हाँ, तब तो फिर वो नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो नीतीश कुमार के खिलाफ वो उस तरह से बोलते नहीं है ना। आज जिस तरह वैशाली से में देखते हैं बोलेंगे या नहीं। क्या बोलेंगे, अब वहां तो बोलना ठीक है क्योंकि नीतीश कुमार की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां भी नहीं बोलेंगे, वैशाली पर तो फिर तो उनके लिए मुश्किल काम होगा। लेकिन ये जो मुद्दा है वोटर लिस्ट का, देखिए दोनों तरह से देखें इसको, टेक्निकली तरीके से देखें तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं आपको एक सुझाव देने वाला था कि ये जो कॉपी आप यहाँ पिलाते ना, ये चुनाव आयोग को भिजवा दीजिए, थोड़ा जल्दी जाग जाए वो। यदि ये काम वो थोड़ा जल्दी कर लेते तो ये सवाल ही नहीं खड़ा होता। और जैसे भी चर्चा हुई कि भाई बंगाल में है, बंगाल के लिए थोड़ा समय है, तो वहाँ पर इस काम को करवाएं। और पॉलिटिकल पार्टी जो आज इस पर सवाल खड़ा कर रही है चुनाव आयोग पे, वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को लगा दें। मतलब आप भाई ये कह रहे उनकी हैं मदद सब कुछ कर- डिले ही चल रहा है। मीनाक्षी, एक लाइन पहले जोड़ तो दूं। उनको लिस्ट मदद करें ना कि वो बनने का लिस्ट- काम डिले हो रहा है, नौकरियां बांटी जा रही है, वो भी वो डिले डिले हो है। रहा है, सब डिले ये में मुझे चल लगता रहा है ये चुनाव आयोग का बहुत अच्छा काम है और राजनीतिक दलों को ये कहना चाहिए कि 3 महीने अगर चुनाव पोस्टपोन हो सकता है तो हम उसके लिए तैयार है। पहले ये जो फर्जी नाम है इससे बाहर हो जाए, पूरी नीट एंड क्लीन चुनाव वोटर लिस्ट बन जाए, उसमें और फिर हम चुनाव में सपोर्ट चले कर दें जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को, हाँ, सपोर्ट करें कि भाई हम 3 महीना भी बहुत समय होता है। हमारे कार्यकर्ता जो है वो वोटर लिस्ट को फाइनल करेंगे कि किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। दो और एक आंकड़े बार मैं ये यहाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहला आंकड़ा है कि 2 करोड़ से ऊपर इलीगल बांग्लादेशीज हैं भारत के अंदर, ऊपर है, इसका फिगर बहुत ज्यादा भी हो सकता है। और इसके लिए बहुत जरूरी है जो गवर्नमेंट प्रक्रिया शुरू करना चाहती है, खासकर इलेक्शन कमीशन। लेकिन अब मैं बिहार के बारे में बोलना चाहता हूं। बिहार जो है 38 डिस्ट्रिक्ट है, मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट में घूमा हूं, वहां पे कई जगह पे रोड्स भी नहीं है, कनेक्टिविटी बहुत पुअर है और डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई है। और उसमें 13 करोड़ की पॉपुलेशन है बिहार की। क्या ये प्रोसेस जो है हम कंप्लीट कर पाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिवली, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये वही बात है, इसलिए कॉफी थोड़ा जल्दी भिजवाने की बात कर रहे थे। नहीं, लेकिन मीनाक्षी, क्या हम ये देखिए- इसकी वजह से हम कोई सुधार की प्रक्रिया नहीं करेंगे? नहीं, लेकिन- ये तो ऐसे लेकिन अगर होता, चुनावी व्यवस्था पर तब अगर तो आप फिर शक करेंगे, जैसे जब जीएसटी तो लागू देखिए- हुआ था तब भी कहा गया था भाई चुनाव की व्यवस्था तो अभी चल रही थी ना, नहीं, लेकिन आपने मतदाता अच्छा सूची किया पर सवाल तो राहुल जी ने उठाया। जीएसटी का नाम आपने ले दिया, अच्छा किया। जीएसटी पर अभी तक भी हाँ, रायता लेकिन फैला हुआ है। ना, नहीं, तो रायता नहीं, भले फैलाने को है, तो लेकिन इसलिए streamlining क्योंकि हुई आप ना। टाइम पर काम नहीं कर रहे अच्छा हैं। सर, और एक चुनावी रायता- व्यवस्था में यदि शक है जी। तो हमारे लोकतंत्र के लिए ये बड़ा शक है। और नहीं, आप महाराष्ट्र की नहीं, बात कर रहे सर, हैं, महाराष्ट्र पर अभी तक क्या ये लेकिन दोनों clear हो तरफ गई का है शक कैसे चलेगा? मैं तो सर मैं कह रहा हूं रायते एक की शक बात कर रही चलेगा हूं, ना। सर। मैं कह रहा हूं अगर मतदाता सूची पर शक है तो चलो मतदाता सूची का रिवीजन कराओ। अब अगर मतदाता सूची के रिवीजन पर भी शक है तो वही वाली रहने दो। फिर राहुल गांधी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तेजस्वी लेकिन सर, करेंगे, ये तो बात देखो तो ये गड़बड़ राजनीति कर दिया। है तो कह रहा हूं, कि political आप parties को काम इसमें शुरू support करना करेंगे। चाहिए। भाई, आप कोई काम तो- कब शुरू करेंगे उस हाँ। काम को, फिर नहीं, आप उस अचानक process कैसे को याद आ रहा है? नहीं, बीच में अचानक तो नहीं है, छोड़ देंगे। नहीं, process तो में ही है। बिहार का इलेक्शन कोई आज तो तय नहीं हुआ। बिहार का इलेक्शन तो 5 साल पहले भी तय था कि कब होने वाला है। अच्छा ठीक है, फिर अगली खबर पे मुझे जाना होगा। और जब मैं बोल रही थी, आपने कहा ना कि आप विजय जी आप कह रहे थे या हर्षवर्धन जी कहते कि रायता फैला दिया गया है? नहीं, रायता तो सर ने कहा रायता देखने का काम करता है। एक रायता जो है वो उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है और वो ऐसा रायता फैला है। देखिए, हम मजाक में ये बात कर रहे हैं लेकिन मसला गंभीर है, क्योंकि बिहार और बंगाल के बाद बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो कहीं है 2027 में, तो वो उत्तर प्रदेश में है। सीएम योगी को घेरने के लिए अखिलेश यादव पूरी तरह से जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बेस पर अखिलेश यादव पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, पर सवाल यह है कि अखिलेश यादव कितने बड़ी चुनौती पेश करेंगे। इटावा में कथावाचक के साथ बदसलूकी के मैटर को वो लगातार भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब इसी सिलसिले में एक नया बयान उन्होंने दिया है, वो बयान आप सुने। क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता लग रहा ये सब बातें? फिर क्या है, वो कहते हम 4 बजे जग जाते थे। और सच्चाई ये है कि 2 डिप्टी सीएम ने सब करवाया गड़बड़। बताओ, 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ, किसी की चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है, तभी तो ट्रम्प जी से बार बार खाते हो आप डांट। अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए कि इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। सच बता रहा हूं मैं आपको, अगर वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जी को पता लग जाए कि भारत में, बताओ क्या कर रहे हैं ये लोग, सोचिए क्या होगा। अब रायता वाला कनेक्शन आपने समझा?
वो रायता वाला कनेक्शन यही है। आप एक चुनावी मुद्दा बना रहे थे, आप कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे थे, सब कुछ सही ट्रैक पर जा रहा था अगर समाजवादी पार्टी के पॉलिटिक्स के लिहाज से हम देखें, लेकिन रायता तब फैला दिया जब आप ट्रंप की बात को लेकर आ गए। एक्चुअली में क्या वाकई में अखिलेश यादव सीरियस है इस मसले को लेकर? इसमें अमेरिका का क्या करना है? उत्तर प्रदेश के एक गांव में, इटावा के एक गांव में एक घटना घट गई, उसमें डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? इसका मतलब यही है कि आपके लिए ये बड़ी सस्ती सी बात है, इसका कोई कारण नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आप डोनाल्ड ट्रंप तक भी चले गए, आप अमेरिका तक भी चले गए। विजय जी, कहाँ इसका क्या औचित्य था डोनाल्ड ट्रंप का लाने का? अपने ही बनाए हुए खाने को आपने रायते से पाट दिया। देखिए अखिलेश जी, क्या एक तो तंज में बात करते हैं तो वो कहीं से कहीं भी चले जाते हैं अपने वोटर को जिस तरह से बात कर रहे हो, लेकिन वो गलत चले गए नहीं, वो रेफरेंस में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये सरकार जो है ना अपने कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ट्रंप साहब को भी बार बार करना पड़ा वो पहलगाम वाले मसले में सीज फायर के लिए। वो वहां पर सरकार पर न केवल योगी सरकार पर, वो तो ईरान पर भी बोलते रहते हैं, सरकार पर भी। डोनाल्ड ट्रंप तो सर ईरान पर भी अंतर्राष्ट्रीय विषय को लाके कहीं से भी लाकर जाति के मसले को जोड़ देना। योगी जी से मोदी जी तक जा रहे हैं, आप समझिए। अखिलेश जी बिना बात के ऐसे नहीं बोल रहे ना। वो कह रहे हैं ये चुटिया वाला मामला तो ये था कि योगी सरकार कंट्रोल नहीं कर रही, वहां केंद्र सरकार भी कंट्रोल नहीं करती, इसलिए ट्रंप साहब को बार बार बोलना पड़ता है। समझ रहे हैं आप बात? और आप जो कह रहे हैं वो ठीक है कि वो कहीं से भी कहीं बात को जोड़कर चला रहे हैं। उनको है इशू कि भाई अपने इशू को किसी न किसी तरह से जिंदा रखा जाए और किसी न किसी तरह से सरकार को एक कमेंट करके, टिप्पणी करके उसको घेरे में डाला जाए। अखिलेश यादव सीरियसली बोल रहे थे हर्षवर्धन जी? नहीं, पता नहीं, विजय जी ने प्रयास तो किया, मैंने भी प्रयास किया और उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन इन 3 प्रयासों के बाद समझ में नहीं आया कि वो करना क्या चाह रहे थे। ये ठीक है, तंज आप कई बार करते हैं, कई बार अच्छा भी लगता है तंज, लेकिन इस संवेदनशील घटना पर मुझे आज तक ध्यान में नहीं आ रहा है कि इस तरह से किसी गांव की घटना को जिस पर कार्रवाई कानूनी हो गई हो, किसी राजनीतिक दल ने अपने कार्यालय में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो, इस तरह का सम्मान समारोह किया हो, उसके बाद ढोलक की थाप पर गाना सुना हो। ये सब कभी नहीं हुआ। और मैं फिर एक बात बता दूं, ऐतिहासिक तौर पर ये उत्तर प्रदेश है, बिहार नहीं है। बिहार में यादवों का, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, इनसे संघर्ष होता है। उत्तर प्रदेश में, और मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से हूं तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, कहीं पर भी आपको ब्राह्मण यादव संघर्ष नहीं मिलेगा, कहीं पर भी। दोनों अलग अलग पार्टियों के साथ रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके आज तक ब्राह्मण यादव, आज भी, अभी इतना कुछ हो गया है ना, लेकिन आप उस इटावा गांव से थोड़ा आगे पीछे जाइए, क्योंकि वहां की मुझे भी पृष्ठभूमि नहीं पता है कि क्या हो रहा है, उससे आगे जाइए, आप बात करके देखिए, आपको ब्राह्मण यादव में झगड़ा होता हुआ मिलेगा नहीं, नंबर 1। दूसरा ये है, यादव तो उनके साथ वैसे भी लगभग 100% है, तो आप ये क्या करना चाह रहे हैं? अभी तक आप कह रहे थे कि ब्राह्मणों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, योगी जी का ठाकुर राज हो गया है, ठाकुरों के राज में ब्राह्मण रोज कुछ न कुछ उत्पीड़ित किए जा रहे हैं। आज आप कह रहे हैं नहीं नहीं, ब्राह्मण ही सबका उत्पीड़न कर दे रहा है। मुझे लगता है जो अखिलेश यादव हैं वो पूरी तरह से मिसप्लेस्ड, जिसको कहते हैं, उनकी प्रायोरिटीज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है। जो उनको जब दिख जाएगा, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, एक लाइन में समझिए, सबसे बड़ा उदाहरण है पीडीए। किसी दिन पीडीए का पी कुछ और होता है, किसी दिन डी कुछ और होता है। इस बार ये डी डोनाल्ड ट्रंप थे, इसीलिए कोई भी कुछ सध नहीं पाता है। अखिलेश यादव को समझना चाहिए, वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, 37 सांसद और 111 विधायक, थोड़ा सा गंभीरता से व्यवहार करना चाहिए। भाई आपने जो बोला ना पीडीए, इस बार उनका ये जो पीडीए का डी था वो डोनाल्ड ट्रंप तक चला गया। वेलकम बैक, कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। और जब कुर्सी की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से होते हुए महाराष्ट्र को क्यों छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर भी कुर्सी के लिए ही सारी जंग है। अब महाराष्ट्र में एंटी हिंदी अलायंस के दम पर 3 ताकत एकजुट हो रही है। उद्धव राज के करीब आने के संकेत मिल रहे हैं और इसे मजबूत करने के लिए शरद पवार की पार्टी मेन स्क्रिप्ट तैयार कर सकती है। उद्धव राज ठाकरे के समर्थन में सुप्रिया सुले उतर आई है। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम किसी को खुश करने के लिए बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर सकते। पार्टी पूरी ताकत से उद्धव और राज ठाकरे के मार्च में हिस्सा लेगी। शिक्षा हमारे लिए गंभीर मुद्दा है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस अब इस मोर्चे से साइडलाइन हो जाएगी? तो इस विषय पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले समीर जी, अभी यहाँ चर्चा चल रही थी महाराष्ट्र पे आपका एकाधिकार है। ये जो सुप्रिया सुले करने की कोशिश कर रही हैं, वो भी चाहते हैं कि वो भले ही मजबूत अभी ना हो पाए हो, अजीत पवार ने एक अलग रास्ता पकड़ लिया, कम से कम ठाकरे मजबूत हो जाए तो विपक्ष मजबूत होगा।
देखिए, सरकार के खिलाफ एक मुद्दा मिला है, तब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में आ गए। अब शरद पवार के पास बहुत राजनीतिक पूंजी शरद पवार के पास भी नहीं बची है, उद्धव और राज ठाकरे के पास भी नहीं बची है। तो अब चूंकि ये महागठबंधन का जो हिस्सा है महाराष्ट्र के अंदर, महाविकास आघाड़ी का जो हिस्सा है, ये फिर एक इकट्ठा हो रहा है कि बीएमसी चुनाव में हमें कोई मौका मिल जाए, फिर मराठी वोटों का हम ध्रुवीकरण कर सकें, फिर ये बता सके कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो खुद मराठी है, उनके मुख्यमंत्री रहते हैं, किस तरीके से वहां पर हिंदी थोपी जा रही है। और इस तरीके से जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो मराठी और अंग्रेजी के बाद हिंदी को अनिवार्य करने का जो पहले जीआर आया था, बाद में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई वो जीआर ने वापस ले लिया है। जो शिक्षा मंत्री दादा भुसे उन्होंने जारी किया था, लेकिन वो वापस ले लिया गया है और वैकल्पिक आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं। लेकिन अब राजनीति करना है, अब मौका मिल गया है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बीएमसी चुनाव तक। लेकिन सुप्रिया सुले भी अब इसमें शामिल हो रही है। एक संयुक्त मोर्चा बनाकर एक पैदल मार्च निकाला जाएगा, जिसमें राज ठाकरे उद्धव ठाकरे भी रहेंगे। आजाद मैदान से वो निकलने वाला, उसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन अब सुप्रिया सुले को ये भी तो बताना चाहिए कि सुप्रिया सुले के परिवार के पूरे बच्चे तो सब फॉरेन में ही पढ़े, उन्होंने अपने किस बच्चे को मराठी मीडियम में पढ़ा दिया है? सब विदेश में बच्चे पढ़े हुए लोग हैं। अब आप बच्चों की बात करते हो कि भाई बच्चे को मराठी में सिखाओ, इनका किसी का बच्चा मराठी नहीं बोलता, सब फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं और बाहर बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको वाकई चिंता है कि महाराष्ट्र के अंदर है, तो आप उदाहरण दीजिए ना, आप अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, घर के लोगों को पहले आप सरकारी और मराठी स्कूल में पढ़ाइए, उदाहरण दीजिए। आप मराठी में सिग्नेचर नहीं करते, आप सब अंग्रेजी में सिग्नेचर करते हो, आप मराठी में हिंदी में साइन करना शुरू कीजिए, तो लगेगा आएगा कि भाई आप अपनी मातृभाषा और अपनी राष्ट्रभाषा के लिए हो। तो मुझे लग रहा है ये पूरा एक अवसरवाद का और एक राजनीतिक मंच बना हुआ है कि अपने आप को किसी तरह से मीडिया में रखा जाए, किस तरह की जनता के लोगों को इकट्ठा किया जाए, महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी का भेद कैसा चौड़ा किया जाए, दरार खड़ी की जाए। शरद पवार क्या इन दोनों भाइयों के साथ आने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिससे कि मजबूती से हो? देखिए, शरद पवार के पास बहुत अब स्पेस नहीं है। अजित पवार का प्रस्ताव था कि भाई आप पार्टी को मर्ज कर दीजिए, अजित पवार के पास जाना नहीं चाहते, तो अब उनके पास विकल्प क्या? अभी वो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है ना। तो उद्धव ठाकरे अगर ले रहे हैं, और महाराष्ट्र की राजनीति शरद पवार भी करते हैं, उद्धव ठाकरे भी करते हैं। उद्धव ठाकरे बस खुलकर मराठी और हिंदुत्व की बात करते हैं। जो शरद पवार है वो कांग्रेस की जो राजनीति रही है, सबको साथ लेके चलने की वो राजनीति करते हैं। लेकिन दोनों क्षेत्रीय दल है महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र की अगर राजनीति करनी होगी, जब नगर निकाय चुनाव आएंगे तो शरद पवार को भी तो लड़ना पड़ेगा ना। अच्छा, इस तरीके से अगर मैं पूछूं हर्षवर्धन जी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, राज ठाकरे की एमएनएफ, ये शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस के लिए फिर अब क्या है? कांग्रेस का कोई स्टैंड अभी तक इस पूरे मसले में स्पष्ट दिखाई नहीं दिया है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस कोई ऐसा रुख नहीं लेगी और उसकी ये मुश्किल भी रहती है, क्योंकि वो तमिलनाडु की राजनीति से भी जो बाहर हुई, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वो कैसे कोई रुख ले। और राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उसका स्टैंड कई बार ऐसा डाइल्यूट होता दिखता है, जिसकी वजह से लगता है कि वो राजनीतिक तौर पर अपनी जमीन गंवा देती है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो थोड़ा सा संदर्भ समझना चाहिए। कभी भी मराठी के नाम पर कोई ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ जिसने राजनीतिक बहुत ताकत दी हो। कितनी ताकत देती है? वो ताकत यदि किसी के साथ मिलकर आप बड़े हो सके। लेकिन इस समय जब अजीत पवार, जब एकनाथ शिंदे और उन सबसे ऊपर महाराष्ट्र का एक जो आज की तारीख में सबसे बड़ा चेहरा है देवेंद्र फडणवीस, ऐसा एक सरकार में गठजोड़ हो, उसके सामने आप राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे 10 सीट 12 सीट, एको सीट नहीं, ऐसे वाले नेता, अमित ठाकरे हार गए, आदित्य ठाकरे ठीक है जीत गए, लेकिन कुल मिलाकर ये भाषा मोह से ज्यादा पुत्र मोह और पुत्र मोह से ज्यादा प्रासंगिकता बनाए रखने की स्थिति दिखती है। और जब साफ साफ बता दिया गया कि भैया कोई भाषा का दबाव नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, फिर भी आप ये मार्च कर रहे हैं, तो इसको आप एक पॉलिटिकल प्रोग्राम के तौर पर देखिए कि वो बीएमसी चुनाव के पहले तो थोड़ा अपने कार्यकाल प्रोग्राम का कोई फायदा होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आप जो चीज हुई नहीं, जैसे आप ज्ञापन देने जाएं और वो पहले से ही पूरा हो जाए, तो आप उसके बाद भले थोड़ी देर नारा लगा ले, गला फाड़कर, और हम लोग तो छात्र राजनीति से आए हैं तो जानते हैं, लेकिन जब वो हो गया तो आप क्या करेंगे? ज्ञापन देके चले आते हैं डीएम के यहाँ। तो यही काम यहां भी होगा। ज्ञापन मतलब इस मार्च की वैल्यू ही क्या रह जाएगी अगर काम तो पूरा हो चुका है? इसके पीछे संजय राउत का बहुत बड़ा हाथ है। वो इनको दोनों को पार्टीज को मिला रहे हैं, राज ठाकरे को भी मिला रहे हैं, उद्धव ठाकरे को भी मिला रहे हैं। वो दोनों के साथ बहुत ही क्लोज हैं। और साथ में उनका एक अंकल है जिसको कहते हैं चंदू मामा कहते हैं, सर को तो पता होगा उनके बारे में बहुत ज्यादा, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन मेरी जो मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं वो एक ये मुद्दा है कि देखो, हमारा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम बनाएंगे स्टेट्स को, तो उस एक्ट के अंतर्गत
महाराष्ट्र में तो ज्यादातर महाराष्ट्रियन लैंग्वेज को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं इसके साथ रिलेट करता हूं। तो इससे क्या हो गया है, भारत इतने भागों में बटा हुआ है इस समय, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र और उसके साउथ चले जाए, जो कि मैं एक्सटेंसिवली गया हूं, आप मानेंगे नहीं, रूरल एरियाज में जाइए, आपको ना कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो आप बोल सकते हैं आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगी कि वो क्या बोल रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सब अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। और वहां पे ये प्रॉब्लम आती है कि अगर नेशनल इंटीग्रेशन करनी हो और अगर हमें इस देश को एक सूत्र में जोड़ना है, तो उसके लिए एक भाषा ही तो वो सूत्र है जिसकी वजह से हम पूरे देश को यूनाइट कर सकते हैं। और शायद यही सोच थी कि तीसरी लैंग्वेज जो है वो हिंदी हो, क्योंकि हिंदी सबसे प्रचलित है। लेकिन आप मानेंगे नहीं, 16% ही सिर्फ हिंदी बोली जाती है भारत के अंदर, बाकी सारी रूरल एरियाज के अंदर जो है वो लैंग्वेज जो है उनकी लोकल लैंग्वेज है। तो मेरे हिसाब से अगर देश को जोड़ना है तो एक भाषा, पूरे विश्व में चले जाइए दूसरे देशों के अंदर, आप देखेंगे एक लैंग्वेज होती है जो उनकी मातृभाषा होती है, जो सभी बोलते हैं। वो हिंदी को लेकर हमेशा से एक सवाल तो रहा ही है, चाहे वो हमारे दक्षिणी राज्यों की बात करें, हम महाराष्ट्र की भी बात कर रहे हैं। विजय जी, बहुत एक छोटा सा क्विक कमेंट इस पूरे मसले को लेकर, जो जिस तरफ एस बहल जी भी नहीं, यदि इस बात को आप राष्ट्रीय स्तर पर कहें तो हिंदी की भाषा को लेकर कोई वो है नहीं बात कि वो यूनिफिकेशन के लिए एक लैंग्वेज के तौर पर है। लेकिन जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात हुई, तो महाराष्ट्र का तो जन्मी भाषा को लेकर हुआ, मराठी भाषा को लेकर गुजरात से महाराष्ट्र क्यों टूटा, और शिवसेना का गठन भी पूरा का पूरा, शिवसेना का पूरा मूवमेंट मराठी भाषा को लेकर है। वो हिंदी से भी पहले दक्षिण भारतीयों से था, जब वो बाल ठाकरे ने कहा कि लुंगी की बजा दो पुंगी, समझे। तो इसलिए ये मत समझिए कि बहुत कमजोर आंदोलन है ये, और खास तौर से बीएमसी चुनाव में नहीं, बीएमसी चुनाव में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि वहां पर लोकल लोग हैं। कितना पॉलिटिकल फॉल आउट होगा ये तो समीर जी ज्यादा बता सकते हैं, और कम से कम ये बिल्कुल ठीक बात है कि प्रासंगिकता के लिए राज ठाकरे और जो उद्धव ठाकरे, उनको खड़ा करने के लिए दोबारा से एक बड़ा मौका हो सकता है। लेकिन मराठी भाषा को, मराठी भाषा के आंदोलन को कमजोर आंदोलन मत मानिए। नहीं, मैं आंदोलन को कमजोर नहीं कह रही, और ये तो समझ लीजिए देवेंद्र जी ने एक ही दिन में वापस ले लिया। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि अब वो जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि भाई आप ज्ञापन लेकर जा रहे हैं, मांग आपकी पहले ही पूरी हो गई, तो ज्ञापन की वैल्यू क्या रह गई, अब मार्च की वैल्यू क्या रह जाएगी। मैं बस परसेप्शन में वो चला सकते हैं ना, कितना चला रहे हैं नहीं चला रहे, ये बात ठीक है। अगर 10% भी परसेप्शन फेवर में आता है तो कुछ तो हुआ, ठीक है ना, से कुछ तो बेहतर है। अब देखिए, पाकिस्तान ये जानता है कि उसके लिए भारत की ना ही है, लेकिन फिर भी वो रिश्ते बेहतर करना चाहता है, और इसलिए वो अब चुनौती कहां दे रहा है, वो इस समझौते को लेकर हेग तक जा रहा है। हम सिंधु जल समझौते की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान लगातार भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है, पहले दरिया में खून बहाने की धमकी दे रहा था, 4 बार भारत को लेटर लिख चुका है। अब पाकिस्तान सिंधु जल समझौता फिर से बहाल करने के लिए द हेग इंटरनेशनल कोर्ट में फरियाद कर रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने साफ साफ कह दिया है कि भारत अपने फैसले पर दोबारा विचार नहीं करेगा, पाकिस्तान का पानी बंद ही रहेगा। जो भारत सरकार ने निर्णय किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है कि ये जल संधि जो थी उसको एविडेंस पे रख दिया गया है। अभी उसके ऊपर कुछ भी हो नहीं रहा है, मगर पहले भी आपको बताया गया था कि कोई अच्छा होगा, देश को फायदा होगा। वाला ही है ना, उसके बाद वाले ना। आपने सी.आर. पाटिल को सुना। अब बिन पानी के जैसे मछली तड़पती है, वैसे पाकिस्तान तड़प रहा है। वो पानी पानी रो रहा है, लेकिन भारत ने पानी ना देने का जो स्टैंड लिया है वो अब भी बरकरार है। अब इस मसले को लेकर हेग में आखिरकार पाकिस्तान गया है। बहल साहब, मैं इस हिस्से पे आपसे चर्चा को लेकर शुरू कर रही हूँ। ये पाकिस्तान वहाँ जो अब धमकी देने की कोशिश कर रहा है या कुछ अपना एक्सरसाइज लीगली इसे करने की कोशिश कर रहा है, कामयाब होगा पाकिस्तान? देखिए, बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं उसका ये भी बताता हूं रीजन। अभी आप देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है हेग के अंदर जो है, उन्होंने डिसीजन लिया था कि वारंट इशू करना चाहिए किसके अगेंस्ट, नेतन्याहू के अगेंस्ट। लेकिन क्या उसको वो इंपोज कर पाए? नहीं कर पाए। हालांकि साउथ अफ्रीका ने बहुत सीरियसली उस इशू को टेकअप भी किया था। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट्स के डिसीजन है, चाहे वो आर्बिट्रेशन के द्वारा दिए गए हों, चाहे किसी भी तरीके से लिए गए हों। आपको मैं साउथ चाइना सी की बात बताता हूं। वहां पे उन्होंने कहा था कि जो जितने भी देश है, चाहे वो फिलीपींस है, इंडोनेशिया, मलेशिया है, वो सभी के सब उनके हिसाब से भागीदारी होगी साउथ चाइना सी के अंदर। क्या चीन ने माना उसको? नहीं माना। अब आती है बात, जो
पानी की है। पानी का एक ऐसा फंदा है पाकिस्तान के अंदर के सिर गले के अंदर कि अगर वो कुछ भी करेगा हम उसको टाइट कर सकते हैं हर समय। ये पीस ट्रीटी, ये जो ट्रीटी हुई थी, वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी और किसी भी युद्ध में इस ट्रीटी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान ने किया, हमारे अस्तित्व पे हमला किया, हमारे फैब्रिक पे हमला किया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फैब्रिक पे हमला किया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी था कि हम इस ट्रीटी को सस्पेंड करें। अब क्या होगा? अभी तो हमने सिर्फ एक ही काम किया है, हमने डीसिल्टेशन किया है, तो जो कैपेसिटी बढ़ गई है कई डैम्स की, चाहे वो सलाल, उरी, बागलीहार या फिर दूसरे डैम्स हैं उनकी, तो उससे पाकिस्तान के अंदर पानी जाना कम हो गया। अब हम उनको डेटा भी नहीं देते, हम नहीं बताते कि कब खोलेंगे कब नहीं खोलेंगे। अब बारिशों का मौसम है, अब हम खोलेंगे तो वहां फ्लड्स आ जाएंगे और उनको पता भी नहीं होगा कि अब हम खोलने वाले। आपने देखा स्वॉट रिवर में जब वो डैम को खोला गया तो 15 से 18 जो टूरिस्ट थे वो बेचारे बह गए वहां पे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो खोलने वाले। उसमें हमारा कोई रोल नहीं है क्योंकि स्वॉट रिवर भारत से नहीं आती, सिर्फ इंडस की जो हम 3 रिवर्स हैं और तीन ईस्टर्न। नहीं, मैं इसमें 1-2 चीजें और बोलना चाहता हूं और सबसे बड़ी बात यह बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान 2016 में गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में और उसमें जाने के बाद क्या हुआ, उन्होंने 2 डैम्स जो हमारे हैं उसके ऊपर इशू उठाए थे। 3 इशू उठाए थे किशनगंगा डैम पे, 4 इशू उठाए थे उन्होंने रैटल डैम पे। रैटल डैम बन रहा है, अभी तक बना नहीं है, वो बनेगा अगले साल तक। और दूसरा, अब देखिएगा तुलबुल जब हम बनाना शुरू करेंगे, जो भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक वुलार है, उस पे बनाया जाएगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने जब ये किया तो आज डिसीजन आया है जो पाकिस्तान को फेवर करता है उसमें, लेकिन हमने क्या कहा है, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता, और ये किसके साथ की जाती है? जहां पीस हो, ट्रस्ट हो, फ्रेंडशिप हो, कोऑपरेशन हो। जो तुम्हारी पीठ के पीछे चाकू मारता है, क्या उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है? और दूसरी चीज है, ये हमने सस्पेंड कर दी है ट्रीटी। जब ये सस्पेंड करती है तो वो ट्रीटी, और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन वर्ल्ड बैंक का नहीं था जब हमने सस्पेंड की थी, तो क्या पाकिस्तान अब कह सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के जो डिसीजन हमको फॉलो कर रहे हैं, हमको नहीं करने हैं? और हम ये भी कहते हैं कि जब भी आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता, मध्यस्थता का मतलब है दोनों की कंसेंट होती है। क्या कंसेंट है इसमें भारत की? बिल्कुल नहीं है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आगे आने वाले समय में ये डिसाइड करेगा कि हम इसको ही इलीगल कह रहे हैं जो पाकिस्तान यूनिलैटरली गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। आपने जो बात कही ना कि बातचीत तो वहां होती है, डिस्कशन तो वहां होता है जहां दोस्ती हो, दोस्ती ना भी सही, ट्रस्ट तो हो कम से कम। यहां पर तो हर पैमाने पर डेफिसिट ही डेफिसिट दिखाई देता है। विजय जी, अब ये द हेग में जो इशू लेकर गए हैं, पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे जब तक कि आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता है। पाकिस्तान कितना लीगली इसे एक्सरसाइज कर सकता है? नहीं, लीगल एक्सरसाइज तो वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। 2 बातें समझिए, एक तो जैसे अभी बहल साहब ने भी बात की, जितने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं ना आज उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, कोई वैल्यू नहीं रह गई। वो अपना बैठे हुए हैं, हेग में बैठे हुए हैं, जिनेवा में बैठे हुए हैं, वॉशिंगटन में बैठे हुए हैं, सब लोग अपना अपना यूनाइटेड नेशन यूएनजीए जैसी जगह पर भी कुछ नहीं चल रहा है, तो उसका मसला नहीं है। दूसरा, ज़्यादातर मसले जो वो हेग में जाएं या आर्बिट्रेशन में जाएं, सारे मसले आर्बिट्रेशन से निकलते हैं। आर्बिट्रेशन में कब होता है? जब आपके पास ट्रस्ट डेफिसिट नहीं हो, ठीक है। और भारत इस समय सबसे मजबूत स्टैंड पर है। इस समय यदि वो बात भी हो, मान लीजिए कोर्ट में चले भी जाएं और वहां पर कोई बात होगी, तो भारत कहेगा भाई इसमें आपको आपत्ति है कि टेररिज्म रुकना नहीं चाहिए। तो हमने तो केवल ये कहा ना कि जब तक खून और पानी साथ नहीं बहेगा तो खून बहाना बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या कोई कोर्ट ये कहेगा कि नहीं ये खून तो बहने दीजिए इनका और आप पानी भी दे दीजिए? खून भी बहने दीजिए, उसके साथ साथ पानी भी बहने दीजिए। इसलिए भारत का जो पक्ष है वो ज्यादा मजबूत है। और यदि बात होगी, मान लीजिए कोर्ट में बात भी होती है, तो भारत का ये स्टैंड ज्यादा मजबूत तरीके से कि आप टेररिज्म को बंद करिए, फिर उसके बाद इस पर बात होगी। क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है या पाकिस्तान इस पर बात कर रहा है? पाकिस्तान तो उनको बिरयानी खिलाने में लगा हुआ है, उन्हें अपने सरकारी, तो इसलिए वो पाकिस्तान उसमें बहुत कमजोर स्थिति, वो अपने जो वोटर है अपने उसको बताने के लिए भी देखो हम ये लड़ाई हम इस मसले को वहां लेकर चले गए। अच्छा, एक तस्वीर अब आपको ओडिशा की दिखा देती हूँ। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी भगवान जगन्नाथ का दर्शन पूजन करने के लिए आज पुरी पहुंचे हैं। गौतम अडानी रथ यात्रा में शामिल
हुए और भगवान जगन्नाथ के दर्शन भी कर रहे हैं। इसके बाद वो इस्कॉन के किचन में प्रसाद सेवा भी करेंगे। हमने महाकुंभ के दौरान भी देखा था कि गौतम अडानी अपने पूरे परिवार के साथ उस वक्त भी इस्कॉन के किचन पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने सेवा की थी। आज वो पुरी पहुंचे हैं, जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा में वो भी शामिल हो रहे हैं। उनकी तस्वीर पूरे परिवार के साथ दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर जुड़े हुए हैं। निर्णय, ये तस्वीरें हम भी देख रहे हैं और आस्तिक हैं गौतम अडानी, उनका पूरा परिवार। कई बार हमने ऐसी तस्वीरें देखी है, फिर चाहे वो महाकुंभ की तस्वीरें हो या आज पूरी जगन्नाथ जी की यात्रा की तस्वीर हो। बिल्कुल, हाँ, अभी अभी पहुंचे हैं गौतम अडानी, अपनी पत्नी प्रीति अडानी और उनका बड़ा बेटा जो है करण अडानी, वो भी उनके साथ हैं। पहुंचे हैं यहाँ गुंडीचा मंदिर में, जहां इस वक्त भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ मौजूद हैं उनकी पूजा अर्चना के लिए। मैं आपको बता दूं, ये विजिट जो है मीनाक्षी कई मायनों में खास है, क्योंकि रथ यात्रा में पूजा अर्चन के बाद वो जाएंगे इस्कॉन किचन में, और इस्कॉन किचन से इस बार प्रसाद पूजा जो है वो अडानी ग्रुप की तरफ से की जा रही है। यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा में करीब 9 दिन तक बताया जा रहा है 40 लाख लोगों को, डिवोटीज को और जो दूसरे यहाँ पे प्रशासन में जुड़े हुए लोग, दूसरी सेवाओं में, उनको जो है भोजन परोसा जाएगा, प्रसाद परोसा जाएगा। और पहले कुंभ में आपने देखा होगा करीब 45 दिनों तक ये प्रसाद पूजा जो है इस्कॉन के ग्रुप के साथ मिल करके अडानी समूह द्वारा की गई थी। और उस जो प्रसाद पूजा का व्याप हो सकता है बहुत बड़ा हो, लेकिन ये जो प्रसाद पूजा है जगन्नाथ यात्रा की, बताया जा रहा है कि इसके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव भी है अडानी समूह का। उड़ीसा में काफ़ी बड़ा प्रेजेंस है और अडानी फाउंडेशन के जरिए कई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, हेल्थ केयर का क्षेत्र हो या एजुकेशन का क्षेत्र हो। तो ऐसे में जब ये जगन्नाथ की यात्रा प्लान हो रही थी, तब इस बार डिसाइड किया गया कि जो है प्रसाद पूजा अडानी समूह की तरफ से ही की जाएगी और उसके लिए महीनों से तैयारियां की जा रही हैं। ग्रुप के लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि चाहे तो स्पॉन्सरशिप भी दी जा सकती है, आप इवेंट को स्पॉन्सर कर सकते हैं और मामला खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ग्रुप ये चाहता था कि वो पर्सनली इन्वॉल्व हो और वॉलंटियर करें। उनके मैं जो और डिटेल्स देख पा रही हूँ, निर्णय जो जानकारी आप दे रहे हैं कि 26 जून से जो ये व्यवस्था शुरू कर रहा है अडानी समूह और 8 जुलाई तक ये व्यवस्था चलेगी, और इस दौरान 40 लाख लोगों को भोजन और पानी का वितरण किया जाना, ये एक बड़ा कदम है जो अडानी समूह कर रहा है। बिल्कुल, और ये जो कदम है ये बड़ा इसलिए भी और ज्यादा बन जाता है क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व है। आप देखिए कि आज गौतम अडानी अपने परिवार के साथ यहाँ आएंगे और वो जो प्रक्रिया है पूरी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, प्रसाद बनाने की प्रक्रिया में, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया में, और प्रसाद ग्रहण भी करेंगे वहाँ पे। अभी इस रथ यात्रा की वो पूजा कर रहे हैं और उसके बाद सीधा वो इस्कॉन किचन जाएंगे, जहाँ पे बकायदा वो सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी करने वाले हैं कि पूरी चीजें जो हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं नहीं। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि जो लाइफ गार्ड महासंघ है पूरी बीच का, उसके साथ भी एसोसिएट करके करीब 80 से 100 लाइफ गार्ड जो हैं वो उनकी सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जब जो डिवोटीज हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं, टूरिस्ट वहाँ पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में आपने देखा है बीच पे कई बार बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो उसमें भी सपोर्ट करने की जो है पेशकश की गई थी। और करीब 80 से 100 जितने लाइफ गार्ड जो हैं वो भी अडानी समूह द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं लाइफ गार्ड महासंघ को। इसके अलावा वहाँ आने वाले जितने भी लोग हैं उनको पूरे पुरी में इस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया है कि हर जगह उन्हें फ्लूइड की व्यवस्था जो है वो करवाई जा सके, पानी है, छाछ है या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ताकि जो जिस प्रकार का वेदर होता है इस वक्त पुरी में, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है, और ऐसे में जो डिहाइड्रेशन की समस्या काफ़ी होती है, जो
डिवोटीज वहाँ आते हैं उनको, तो उस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो एक तरह से पूरी तरह से भावनात्मक तरीके से जुड़ करके जो है ये सेवा जो है वो अर्पण देखिए, ये पूरी जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है इसकी अपनी ही इतनी बड़ी महत्ता है और इसे लेकर लोगों के अंदर कितनी आस्था है वो इस रथ यात्रा में हर बार शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बताती है। और इसमें एक बड़े व्यापार समूह के किसी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का वहां पर मौजूद रहना, और केवल देखिए पैसा कोई भी लगा सकता है, समाज सेवा कोई भी कर सकता है, लेकिन खुद वहां पर फिजिकली मौजूद रहकर उस सेवा को करना ये बताता है कि ये बहुत उससे ज़्यादा बढ़कर है। सिर्फ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग मनी ऑन समथिंग, आप अपने मन से वहां पर जुड़े हुए हैं, ये बताता है। जिसमें हमें गौतम अडानी इस वक्त बिल्कुल सेवा ही साधना है इस मूल मंत्र के साथ गौतम अडानी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक और जानकारी जो अभी हमारे सहयोगी निर्णय कपूर भी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि इस दौरान जो बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं और चूंकि इतनी बड़ी ये रथ यात्रा है, इसमें आने वाले श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में होते हैं और वहाँ का मौसम इतना फेवरेबल नहीं होता है, क्योंकि कभी बारिशें हो जाती है, कभी प्रचंड गर्मी है और उसके बीच में लगातार ये जो ह्यूमिड टेम्परेचर बना रहता है। ऐसे में तीर्थयात्रियों को कोई समस्या ना आए, वहाँ पर सेवा में लगे अधिकारियों को कोई समस्या ना आए, तो उनके लिए भी व्यवस्थाएं बनाने का काम गौतम अडानी उनका समूह कर रहा है। और इस वक्त अपने परिवार के साथ हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के सामने दिखाई दे रहे हैं। निर्णय, ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये रथ यात्रा, इससे जुड़ी हुई और जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करें। आज का पूरा कार्यक्रम किस तरीके से आगे बढ़ेगा, प्रसाद सेवा का क्या कोई समय भी निश्चित किया गया है, इसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, जो जानकारी हमारे पास थी मीनाक्षी, उसके हिसाब से थोड़ा वहाँ जो वेदर कंडीशंस थी उसकी वजह से शेड्यूल थोड़ा सा अपसेट हुआ है, थोड़ा सा उसमें माइनर एडजस्टमेंट्स करने पड़े हैं इन लोगों को, क्योंकि एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है आज और उस वजह से रथ पहुंचने में देरी हुई मंदिर में। आपको पता होगा कि रथ यात्रा के पहले दिन रथ जो है वो मुख्य मंदिर से निकल करके यहाँ गुंडीचा टेम्पल में पहुंचते हैं और फिर 7 दिन यहाँ और 7 दिन फिर यहाँ पे भगवान जो है विराजमान रहते हैं और यहीं उनकी पूजा की जाती है और फिर 9वें दिन जो है वो रथ वापस अपने मुख्य मंदिर की तरफ प्रयाण करते हैं। तो आज रथ पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई, इस वजह से शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है। 12 बजे, 12:15 बजे के आसपास पहुंचना था, यहाँ करीब आधे घंटा रुकेंगे। गौतम अडानी अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद फिर सीधा वो जाएंगे इस्कॉन किचन में। और आपको बता दें, इस्कॉन किचन की जो फैसिलिटी है वहाँ पे एक बड़ा एक आयोजन किया गया है। जो यहाँ पे तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके प्रसाद के बनाने के लिए, उसके वितरण के लिए, तो वहाँ वो खुद इन्वॉल्व होंगे, खुद प्रसाद बनाने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होंगे वो और उनका परिवार। और उसके बाद गौतम अडानी खुद प्रसाद जो है वो डिवोटीज को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हुए नजर आएंगे आपको वहाँ पे। और उसके बाद फिर खुद वहाँ से प्रसाद ग्रहण करके वो पूरी बीच पर जाने वाले हैं। और वहाँ जो लाइफ गार्ड्स हैं, जिनको अडानी ग्रुप की तरफ से डिप्यूट किया गया है बीच महासंघ के जो लाइफ गार्ड्स हैं उनके साथ, क्योंकि इस वक्त रश इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे जितने भी लाइफ गार्ड्स हैं वो कम पड़ने लगते हैं, इसलिए करीब 100 लाइफ गार्ड जो हैं वो अडानी समूह की तरफ से वहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, इस बार डिप्लॉय किए गए हैं। उनके साथ भी वो इंटरेक्शन करने वाले हैं, उन्हें मोटिवेट करने वाले हैं। उनके साथ बताया जा रहा है करीब 10-15 मिनट का समय जो है वो वहाँ बिताएंगे। मैं एक बयान उनका पढ़ रही हूँ, निर्णय आप बने रहे हमारे साथ। गौतम अडानी जब पुरी में सेवा करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके लिए ये बड़ी गर्व की बात है। उन्होंने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है और सेवा ही एक आध्यात्मिक साधना है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति वो हैं और सेवा ही साधना है। इस संकल्प के साथ, इस भाव के साथ वो वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन रथ यात्रा की कितनी बड़ी महत्ता है, निर्णय मैं अभी पढ़ रही हूँ रिपोर्ट्स में।
10 लाख लोगों की भीड़ के बीच में ये रथ यात्रा आगे बढ़ती है, संपन्न होती है और ये वाकई में भगवान की लीला है। और जो भी सरकारें देखिए व्यवस्थाएं अपने अपने स्तर पर करती हैं, प्रशासनिक स्तर पर, सिक्योरिटी के लेवल पर, वाकई में इस तस्वीर को देखना और सब कुछ कुशल मंगल तरीके से हो जाए एक बड़ा चैलेंज होता है सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। बिल्कुल। और ये देखिए इस प्रकार के आयोजन होते हैं कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हर वर्ग को आगे आना पड़ता है। चाहे फिर वो महाकुंभ आपने देखा होगा कि सरकार के साथ साथ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड है, उसका सहयोग बहुत जरूरी होता है इस प्रकार के आयोजनों में। तो यहाँ आप देखिए कि महाकुंभ के समय में भी पूरी की पूरी जो प्रसाद की व्यवस्था है वो अडानी समूह ने अपने ऊपर ले ली थी और करीब 45 दिनों तक ये एक पौष्टिक तरीके से बना करके हाइजीनिक तरीके से पूरा का पूरा ये जो आयोजन है वो किया गया। हाइजीनिक तरीके से फूड जो है वो सर्व किया गया। इसी प्रकार से अब यहाँ रथ यात्रा में उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया जा रहा है। भले इसका व्याप थोड़ा महाकुंभ के कंपैरिजन में छोटा होगा, मे बी स्केल इज लो, बट ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही भावनात्मक तरीके से जुड़ा हुआ है समूह इस यात्रा के साथ, क्योंकि उड़ीसा में ग्रुप का प्रेजेंस भी काफी बड़ा है। अदानी फाउंडेशन के जरिए कई सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ग्रुप वहाँ उड़ीसा में। आपको मैं बता दूं कि कई बड़े और अच्छे स्कूल्स जो हैं वो अडानी समूह के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जहां बच्चों को निःशुल्क सुविधा दी जा रही है, बारपाड़ा हो या भद्रक हो। तो आप देखिए डीएवी स्कूल्स, अडानी डीएवी स्कूल्स वहाँ बनाए गए हैं उड़ीसा में। किस फाउंडेशन के साथ एक स्कूल बनाया गया है बारीपाड़ा में। तो और इसके अलावा कई हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं वो शुरू की गई है। तो बेसिकली जो ग्रुप का कमिटमेंट है वहाँ के समाज के प्रति, उसका एक तरह से ये एक्सटेंशन हम कह सकते हैं रथ यात्रा के साथ इस तरह से जुड़ना और एक बड़े लेवल पे जो है प्रसाद वितरण की जो पूरी जिम्मेदारी है वो खुद उठाना। न सिर्फ प्रसाद वितरण की जिम्मेदारी, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए बाकी सारे जो एमिनिटीज हैं वो भी वहाँ प्रोवाइड की जा रही है। हमें बताया गया है कि लाखों की संख्या में टी शर्ट्स वगैरह जो हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं, ग्रुप के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। गौतम अडानी खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी निर्णय लिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पुण्य अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की सेवा के लिए अडानी परिवार पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ समर्पित है। हर भक्त को स्वच्छ, पौष्टिक और प्रेम पूर्वक परोसा गया भोजन मिले, इसी संकल्प के साथ पूरी धाम में हमने प्रसाद सेवा आरंभ की है। आगे वो लिख रहे हैं कि पुरी की इस पुण्य भूमि पर एक सेवक के रूप में जुड़ना मेरे लिए और पूरे अडानी परिवार के लिए बहुत ही संतोष और गौरव का विषय है। और वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ जी की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। नर सेवा नारायण सेवा है और सेवा ही साधना है। ये सोशल मीडिया पर जो उन्होंने अपनी राय और अपनी भावनाएं व्यक्त की वो भी हमने दर्शकों के सामने रखी। एक बार फिर से इन तस्वीरों को दिखाते हुए गौतम अडानी इस वक्त पुरी में मौजूद हैं। इस रथ यात्रा में वो भी शामिल हैं, वो खुद इस यात्रा के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये श्रद्धालुओं के लिए कितनी बड़ी आस्था का पर्व के तौर पर आप देखिए, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। एक बार तस्वीरें फिर आप वहां पर देखें। इस्कॉन में शायद दाखिल होते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं गौतम अडानी, और इस्कॉन के जरिए इस मार्फत ही वहां पर बड़ी प्रसाद सेवा की जा रही है। और इसी तरीके की सेवा हमने महाकुंभ के अवसर पर भी देखी थी। निर्णय तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। इस्कॉन जैसा एक संगठन जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कृष्ण सेवा में लगा रहता है और देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इतनी शहरों में इस्कॉन की मौजूदगी है कृष्ण सेवा के तौर पर। और अडानी समूह के साथ जुड़ के फिर ये प्रसाद सेवा करना ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंचने के जैसा है।
बिल्कुल, देखिए, और इस्कॉन का भी एक अपना लंबा इतिहास रहा है। और ख़ास तौर पे हमने देखा है कि इस्कॉन जो संस्था है, उसने रथ यात्रा को भी भारत के बाहर विदेशों में कई शहरों में पहुंचाया। कल आपने बहुत सारी अलग अलग शहरों के विश्व की तस्वीरें ऐसी देखी भी होंगी। और एक सबसे बड़ी बात यह कि अडानी समूह इस्कॉन के साथ ही क्यों जुड़ा, इस महाप्रसाद के अभियान में, प्रसाद पूजा के इस अभियान में क्यों जुड़ा है। इस्कॉन का आप देखेंगे अगर ट्रैक रिकॉर्ड भी, तो देश में मिड डे मील को भी एक तरह से कारगर तरीके से इम्प्लीमेंट करने में कई सरकारों के साथ मिलके इस्कॉन के जो किचन्स हैं वो पूरी कंट्री में कार्यरत हैं। और एक अच्छा ये कहेंगे कि एग्जाम्पल सेट किया है इस्कॉन ने भी। और पुरी में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए सारे साल ये व्यवस्था जो है उसके द्वारा चलाई जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पास एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और एक कॉरपोरेट हाउस जो है अडानी ग्रुप जैसा देश का सबसे बड़ा जो कॉरपोरेट समूह है, उसने इसके साथ जुड़ करके इस मिशन को और आगे बढ़ाने का प्रयास यहाँ पे किया है। और सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि खुद समर्पित होके अडानी समूह के लोग भी साथ में जुड़े हुए हैं, जो वॉलंटियर्स के तौर पे यहाँ काम कर रहे हैं। और 9 दिन तक जो यहाँ श्रद्धालु आने वाले हैं उनको यहाँ पे प्रसाद जो है पौष्टिक तरीके से बना हुआ और हाइजीनिक वे में उनको सर्व किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इतने बड़े जो कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं उनमें आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जब आते हैं उन्हें मैनेज करना ही अपने आप में एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। ऐसे में उनकी एमिनिटीज़ का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना और साथ साथ उन्हें किसी प्रकार से भोजन की कोई तकलीफ ना हो, यहाँ तक खाली बात सीमित नहीं है, उन्हें अच्छा खाना मिले, पौष्टिक खाना मिले, ये इंश्योर करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको कलेक्टिवली सॉल्व किया जा सकता है। और इसीलिए आप देखिए कि सरकार के इस आयोजन में जो टेम्पल ट्रस्ट है उसके और सरकार के साथ में एक अगर कॉर्पोरेट हाउस जुड़ता है तो चित्र किस तरह से बदल जाता है, वो हम इस वक्त तस्वीरों में देख रहे होंगे। मीनाक्षी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। निर्णय तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने। इस्कॉन में गौरांग दास प्रभु इस वक्त, अगर मैं ठीक देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, तो इस वक्त वो दिखाई दे रहे हैं। इस्कॉन के बड़े संत हैं और बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो इस वक्त आरती और पूजा कराते हुए इस वक्त आप इस्कॉन मंदिर में देख रहे हैं। इस्कॉन जो कि राधा कृष्ण की भक्ति के लिए जाना जाता है, कृष्ण भक्ति के लिए जाना जाता है। और केवल देश ही नहीं, विदेश में भी बहुत सारे मंदिर हैं इस्कॉन के। मंदिर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं गौतम अडानी, अपनी पत्नी प्रीति अडानी और अपने बड़े बेटे के साथ। और यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आ रहे हैं। इस्कॉन की बात करें, कृष्ण भक्ति, कृष्ण रस और भगवत गीता के प्रचार प्रसार में जो इस ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका है, इस मंदिर की भूमिका है, ये पूरा विश्व जानता है। और इस वक्त इतने लोगों की भीड़ के बीच में गौतम अडानी अपने परिवार के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे सहयोगी निर्णय लगातार जुड़े हुए हैं। जगन्नाथ जी की यात्रा और इस यात्रा के साथ साथ ये जो इस्कॉन के साथ अडानी समूह का हम ये एक संयोजन देख रहे हैं। निर्णय
ये एक लंबा एसोसिएशन हम देख रहे हैं। हमने तस्वीरें तब भी देखी थी जब उन्होंने महाकुंभ के अवसर पर सेवा की थी और इस सेवा में वो खुद भी शामिल हुए थे। उन्होंने खुद ने अपने हाथों से अपने परिवार के साथ सभी भक्तों को, तीर्थयात्रियों को प्रसादी दी थी। आज वही तस्वीरें एक बार फिर से यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, ये जो एसोसिएशन है इसकी शुरुआत हुई महाकुंभ के समय से। इस साल जो पिछले साल जो आयोजित हुआ महाकुंभ में, अगर आपने देखा हो तो वहाँ इस्कॉन का कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था पहले, लेकिन अडानी समूह ने ये प्लान किया था कि महाकुंभ में इस बार प्रसाद जो है 45 दिनों तक पूरा वो अडानी समूह की तरफ से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। और ऐसे में एक चैलेंज था कि इतना बड़ा टास्क परफॉर्म कैसे किया जाएगा। तब इस्कॉन के साथ मिलकर के मुझे याद है अहमदाबाद में अडानी हेडक्वार्टर्स में बाकायदा इस्कॉन के संतों की और गौतम भाई की मीटिंग हुई थी, गौतम अडानी की, और उसमें ये तय किया गया था कि इस बार पूरा का पूरा आयोजन दोनों साथ मिलकर के करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी हुआ था उस वक्त। देखिए, जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो गीता प्रेस को भी सपोर्ट किया गया था इसका कुंभ मेले में। अपने जो पब्लिकेशंस हैं उसको सेल करने के लिए अडानी समूह ने बाकायदा जो है गीता प्रेस को रिवाइव करने में काफ़ी बड़ी भूमिका जो है वो अदा की इस दौरान। और यहाँ पे अब आप देखिए कि वही एसोसिएशन जो है इस्कॉन के साथ, वो आपको यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा में भी देखने को मिल रहा है। पूरी की जो ये रथ यात्रा है, और ये जिम्मेदारी फिर उठाई गई पूरी कि इस बार जो है रथ यात्रा के दौरान पूरा का पूरा जो प्रसाद वितरण की जिम्मेदारी है वो अडानी समूह उठाएगा। और इस्कॉन का ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंस था, इसलिए साथ में मिलकर के इसको, वो जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था महाकुंभ का, उसे दोबारा यहाँ पे एक नए तरीके से जो है इम्प्लीमेंट किया गया। और मुझे लगता है कि ये आगे जाके और इंस्टीट्यूशनलाइज होगा और बड़ा होगा, और शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में और बड़े आयोजनों में भी हमें इस प्रकार के जो कमिटमेंट्स हैं वो देखने को मिले। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि अडानी समूह का जो सोशल कमिटमेंट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, वो हमने अलग अलग ओकेजन पे कई बार देखा है। अगर आप याद करें, जब गौतम अडानी 60 साल के हुए थे तब समूह ने 60,000 करोड़ रुपए के डोनेशन की घोषणा की थी। और अभी कुछ समय पहले ही जब उनके छोटे बेटे की शादी हुई थी जीत अडानी की, आपने देखा होगा, बहुत ही सादा समारोह था, किसी को आमंत्रित नहीं किया गया था, सिर्फ परिवार के लोग आमंत्रित किए गए थे। लेकिन उस शादी के उपलक्ष्य में अडानी समूह ने हेल्थ केयर में, एजुकेशन के सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपए से ये निर्णय आपने बहुत एप्ट जो है ये इशारा दिया। मैं पहले एक तस्वीर दिखा दूं, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। अब गौतम अडानी, प्रीति अडानी होंगे किसी बहुत बड़े अडानी ग्रुप के समूह के लीडर, रुतबे वाले, पैसे वाले, लेकिन जब सेवा के संकल्प के साथ कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो पैसा, वो आडंबर, वो पीछे छूट जाता है। फिर सेवा ही संकल्प बन जाता है। और वो फिर संकल्प क्या होता है? वो किसी आम रसोइये की तरह शायद पकोड़े तलना होता है, आम रसोइये की तरह जलेबी पूड़ियाँ तलना होता है, और वही दिखाई दे रहा है। उन्हें क्या आवश्यकता है ये करने की? लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये याद दिलाता है कि आप भी एक कॉमन मैन ही हैं, आप भी एक आम व्यक्ति ही हैं, आप भी आम लोगों में से निकले हुए एक तीर्थ यात्री हैं, कृष्ण भक्त हो सकते हैं, जगन्नाथ जी के भक्त हो सकते हैं। और जब आप सेवा के संकल्प से निकलते हैं तो बाकी सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। फिर आपको रसोई के अंदर खड़े होकर बड़े से कड़ाहे में ये बड़ी बड़ी कलछियाँ भी चलानी पड़ती हैं, और वो इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। और ये बेहतर है, ये एक अच्छी तस्वीर है। और निर्णय आप जिसे कह रहे थे कि महाकुंभ में एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, मैं उसे दूसरे शब्दों में कहूँगी कि ये भावनाओं को उजागर करने का सबसे सुंदर अवसर था। और इस अवसर की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। ये भावनाओं का उजागर ही है, जिसमें
उनके चेहरे पर एकदम जिसे कहते हैं ना संतोष का भाव दिखाई दे रहा है, परिवार के अंदर संतोष का भाव दिखाई दे रहा है। गौरंगदास प्रभु इस वक्त इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं और कृष्ण जी के जयकारे हो रहे हैं। निर्णय जी देखिए मीनाक्षी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ पर्पस क्या है? यहाँ पर्पस ये है कि आप सिर्फ फाइनेंशियली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं किसी प्रोसेस में। जब सेवा कार्य की आप बात कर रहे हैं, जब आप ये कहते हैं कि सेवा ही साधना है, तो साधना के लिए तो आपको खुद अपने आप को समर्पित करना पड़ता है उसके अंदर। और यही कहीं ना कहीं इन तस्वीरों में ये मैसेज छुपा हुआ है, जहां आप देखिए कि प्रीति अडानी जो कि अडानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, गौतम अडानी की पत्नी है, और वो आपको पूरियां तलती हुई नजर आ रही हैं वहां पर। तो यही जब हमारी ग्रुप के लोगों से बात हो रही थी तो उनका यही कहना था कि सिर्फ पैसा देकर के आप इवेंट को स्पॉन्सर भी कर सकते थे और सारा खर्चा अलग अलग एजेंसीज उठा सकती थी, लेकिन यहाँ भावनात्मक तरीके से भी जुड़ना है। एक इंटीमेट रिलेशनशिप है पूरी की इस यात्रा के साथ परिवार की, उसको जो है उसके कमिटमेंट को फुलफिल करना है। तो ऐसे में यहाँ जुड़ करके खुद आके सेवा करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली अपनी रूट्स को नहीं भूलना होता है। मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को। निर्णय आप बने रहे हमारे साथ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गौरंगदास प्रभु जो है वो जो वहाँ पे प्रक्रियाएं हैं, जिस तरह से रसोइयों में काम चलता है, खाना बनता है, सेवा के लिए प्रसाद तैयार होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी जगन्नाथ धाम आके आपको कैसा लगा देते हुए आके बात कर रहा है। और गौतम अडानी और उनकी पत्नी वहीं पर मौजूद हैं। अभी प्रीति अडानी नीचे बैठी हुई थी, मैं देख नहीं पाई कि वो वहाँ पर क्या सेवा दे रही थी, लेकिन निश्चित तौर पर जो प्रसादी तैयार हो रही है उसी प्रसादी में सेवा देते हुए इस वक्त गौतम अडानी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो भगवान जगन्नाथ के दर पर इस वक्त गौतम अडानी अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। उनकी पत्नी प्रीति अडानी उनके साथ, उनके बड़े बेटे उनके साथ दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त इस्कॉन में सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निर्णय जी बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि जो शेड्यूल है उनका, उस हिसाब से वो यहाँ रुकेंगे। प्रसाद का जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें इन्वॉल्व होंगे, प्रसाद के डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होंगे, और इतना ही नहीं हर चीज को खुद इंस्पेक्ट करेंगे। तो वही आप तस्वीरों में अभी देख रहे हैं कि एक एक चीज उन्हें बताई जा रही है कि यहाँ किस प्रकार से ये प्रसाद तैयार होता है, क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसे इंश्योर किया जा रहा है कि ये पौष्टिक रूप से बने और हाइजीनिक तरीके से सर्व हो। तो ये बहुत बड़ा एक मैं आपको बता दूं कि उत्तरदायित्व भी है, और इससे एक मैंने देखा है कि जो लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं उनका भी डेडिकेशन बढ़ जाता है। जब आप जो लीडर है वो खुद जब प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और आकर के सबके साथ इंटरेक्ट करता है, उस प्रक्रिया में शामिल होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका पूरे जो आयोजन है उस पर एक बड़ा पॉजिटिव असर पड़ता है। और जो असली पर्पस है उस सर्विस का वो कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है। देखिए हर तस्वीर को ना कल जब परसीव करने के अपने अपने तरीके होते हैं। निर्णय एक तस्वीर को आप जिस तरह से देखेंगे उससे अलग तरह से परसीव करेंगे। मैं जैसे देखूंगी मेरे लिए उसकी परसेप्शन एक अलग होगी। तो इस तस्वीर को देखकर जो मैं एक परसेप्शन यहाँ पर समझती हुई मुझे लग रहा है कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसके बैंक अकाउंट में कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे अपनी जड़ों से जुड़े रहना है तो उसे फिर जमीन पर उतरना पड़ता है। उसे प्रसादी खुद बनाकर ही सेवा के संकल्प को पूरा करना पड़ता है। हमने देखा है बड़े बड़े लोग जो हैं वो पैसे तो देंगे, आपके बड़े बड़े फाउंडेशन हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, मैं उसे कहीं कमतर नहीं आंक रही हूँ निर्णय, लेकिन आप जो अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट करते हैं उसकी भूमिका अलग होती है। लेकिन कलयुग के बारे में जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है उसमें ये कहा गया है कि आप अपने हाथों से कितनी सेवा कर रहे हैं, आप अपने कर्मों से कितनी सेवा कर रहे हैं, उसका
पारितोषिक जो है वो कुछ अलग होता है, वो ईश्वर अलग तरीके से देखता है। मैं इस तस्वीर को इस तरह से परसीव करती हूँ कि जब आप खुद अपने हाथों से सेवा करते हैं तो आप वो महसूस कर पाते हैं कि कोई व्यक्ति इस प्रसाद को बनाने में कितना परिश्रम करता है, और वो व्यक्ति हर दिन ये परिश्रम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल आज जगन्नाथ जी की सेवा हो रही है तो आज ये परिश्रम चल रहा है। इस्कॉन में हर दिन इसी तरह से न जाने कितने श्रद्धालु आते हैं, वो अपनी सेवा देकर जाते हैं। निर्णय बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इन्वॉल्वमेंट हमेशा बहुत जरूरी है। बिना इन्वॉल्वमेंट के आप उसका जो रियल पर्पस है वो जो है उसे पूरा नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। और ये जैसा हम पहले भी चर्चा करते आ रहे हैं और दोनों इस बात को मानते हैं कि भाई आप सिर्फ पैसे से सहायता करके अपनी जिम्मेदारी जो है उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जब आपने देखा होगा गौतम अदानी का ट्वीट जब आप पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था सेवा ही साधना है। सेवा ही साधना का जो मूल मंत्र है उससे उसका अर्थ ही यही निकलता है कि आप खुद प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए हम देखते हैं, बहुत छोटी सी बात है कि हमारे घरों में भी, मोहल्लों में भी, सोसाइटीज के बाहर जब एकादशी के लिए प्रसाद भी तैयार किया जाता है तो कोशिश यही होती है कि परिवार के परिवार खुद वहां पर खड़े होकर वो प्रसादी आम लोगों तक पहुंचाएं। और अगर गौतम अडानी भी अपने परिवार के साथ ये प्रसादी खुद सब में वितरित करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये एक अच्छा जेस्चर है। बहुत शुक्रिया आपका निर्णय, इस पूरी जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर की तरफ एक बार फिर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों पर रोक लगा दी गई। आप जानते हैं दिलजीत दोसांझ जो कि खुद एक बड़े कलाकार हैं, बहुत पॉपुलर हैं, उनकी फिल्म सरदारजी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेकर इस वक्त विरोध हो रहा है और ये मसला गंभीर हो रहा है। फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर है जिसे लेकर कई दिनों से संग्राम छिड़ा हुआ है। दिलजीत दोसांझ के खिलाफ सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से अटैक किए जा रहे हैं और इन सबके बीच एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसके मुताबिक सरदारजी 3 को लेकर हो रहे विवाद के बीच नीरू बाजवा ने अपने इंस्टाग्राम से जुड़ी हुई हर पोस्ट डिलीट कर दी है। पूरे मामले पर बॉलीवुड में दो फाड़ भी नजर आ रही है। दिलजीत दोसांझ के समर्थन में जावेद अख्तर उतर आए। उन्होंने कहा कि फिल्म रिलीज होनी चाहिए, आखिर इसमें पैसा तो एक हिंदुस्तानी का ही लगा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि और भी तो ऐसी फिल्में थी जो तैयार हो रही थी लेकिन उससे एक्टर्स ने अपना हाथ किनारे कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी। अब मैं ना उस पाकिस्तानी एक्ट्रेस का नाम लूंगी और ना ही उस भारतीय एक्टर का नाम लूंगी, लेकिन विजय जी एक छोटा कमेंट मैं आप सभी मेहमानों से यहाँ पर लेना चाह रही हूँ और पहले आपसे पूछते हुए कि मानती हूँ कि किसी हिंदुस्तानी का पैसा फिल्म में लगा हुआ है। मैं ये भी मानती हूँ कि फिल्म बनने का प्रोसेस बहुत पहले से शुरू हो जाता है, लेकिन मैं ये इग्नोर नहीं कर सकती कि ये फिल्म पहलगाम आतंकी हमले के बाद ना बननी शुरू हुई हो, लेकिन ये पुलवामा हमले के बाद तो बननी शुरू हुई थी और तभी भारत ने सभी पाकिस्तानी एक्टर्स, क्रिकेटर्स से किनारा कर लिया था। अभी जो स्थिति है उसमें हमने पूरे के पूरे तरह से संबंध तोड़ रखा है एक तरह से पाकिस्तानी कलाकारों के साथ और तमाम चीज़ों के साथ। और इसमें एक जो जानकारी मुझे मिली कि उसमें पाकिस्तान के एक प्रोड्यूसर भी, उनका भी पैसा लगा हुआ है। बिल्कुल जो बात हो रही है कि केवल हिंदुस्तान का पैसा है, उसमें पाकिस्तान का भी पैसा लगा हुआ। और अभी जो माहौल है उससे उस समय देखिए हर वक्त की बात होती है क्योंकि आप संबंधों को किस तरह से देखते हैं, वक्त कैसा चल रहा है और आपके रिश्ते आज कैसे हैं, उस वजह से इस पर ज़्यादा विवाद हो रहा है। नहीं तो पाकिस्तानी कलाकार भी यहाँ आते रहते हैं और वैसे ज़्यादातर वक्त यही होता है कि पाकिस्तानी कलाकार यहाँ आते हैं, हिंदुस्तानी कलाकारों को वहाँ मौका कम मिलता है। वहाँ पे जो फिल्में भी चलती हैं, कैटर करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो लोग यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। और दिलजीत साहब को खुद को देखना चाहिए था, वो बहुत पॉपुलर लोगों में से हैं, अच्छे लोगों में से हैं और देशभक्त है। उसमें कोई देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान के एक एंकर हैं बड़ी, उन्होंने उस पर बड़ा प्रोग्राम किया दिलजीत पर और उन्होंने इस फिल्म पर सरदारजी 3 पर और कहा कि इसमें पाकिस्तान का पैसा लगा हुआ, पाकिस्तान की एक्ट्रेस है, ये सब है और सरदार जो हैं वो और पाकिस्तान एक साथ हैं। अच्छा जी, ये बताने का एक तरीका, ये प्रोग्राम वहां पर पाकिस्तानी चैनल पर दिखाया गया, प्रोपेगेंडा के लिए कर रहे हैं। तो उस समय बचने की बात है। जावेद जी जो है वो हमेशा ही ये बात करते रहे कि दोनों देशों के कलाकारों के बीच में या उस पर बात नहीं होनी चाहिए। अब ये वैसे चर्चा हो रही है तो आप ये भी चर्चा कर सकते हैं कि अभी आप तो क्रिकेट टीम भी तो खेल भी तो रहे हैं, अभी आप उनके साथ पाकिस्तानी टीम के साथ खेल रहे हैं। बात का भी विरोध होता रहा है। हाँ। मेरा सवाल ये है कि दिलजीत दोसांझ जिसमें अकेले कटघरे में खड़े नहीं किए जा सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है।
लेकिन दिलजीत को खुद कह देना चाहिए कि भाई ये स्थिति, हाँ, उनको आगे आना भारत चाहिए। में तो रिलीज नहीं हो रही है, हाँ, पाकिस्तान में रिलीज हो रही है। हर्षवर्धन जी, पाकिस्तान में इसे प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उसको बहुत ज्यादा वही मैंने कहा कि वो और प्रोपेगेंडा के दिलजीत तौर पर। दोसांझ जो कि खुद अपने हर कॉन्सर्ट में खड़े होकर तिरंगा झंडा लहराते हैं और वो जय हिंद के नारे करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म क्यों ना कर रहे हो। उनके चाहने वाले इतने लोग जो हैं, शायद उनसे एक बयान की उम्मीद कर रहे हैं, वो इसको कंडेम करें या कुछ तो कहें। वो चुप होके बैठे हैं। नहीं मीनाक्षी, चुप होके नहीं बैठे हैं। दिलजीत ने कहा कि कोई बात नहीं, भारत में नहीं रिलीज करेंगे, ओवरसीज रिलीज कर देंगे। एक तरह से वो 140 करोड़ के देश के सम्मान को ठेंगे पर रख रहे हैं। दिलजीत दोसांझ जैसे अहंकारी कलाकारों को सबक सिखाने की जरूरत है। प्रतिबंध लगेगा या नहीं लगेगा ये सरकारें तय करती हैं, और वो पहले से तय है कि कोई भी ओटीटी, कोई भी फिल्म, कोई भी वेब सीरीज नहीं होगी। ये सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है। और अगर उसके बाद किसी कलाकार का अहंकार इतना बड़ा हो गया कि वो खुद को देश से बड़ा समझने लगा है, किसी की हैसियत मिट्टी में मिलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ये सब बड़ी तेजी में बदलता है। एक सेंटीमेंट गड़बड़ हुआ, उसके बाद आपकी सारा सेलिब्रिटी नीरू भी तो है इसी फिल्म की एक्ट्रेस, उन्होंने अपने आप को एकदम अलग कर लिया है। कोई प्रमोशन नहीं कर रही हैं, सोशल मीडिया पर जितनी चीजें थी उन्होंने सब कुछ सरेंडर कर लिया है, क्योंकि वो ये जानती हैं कि भारत में इसका विरोध हो रहा है। अब ये उन्होंने अपने ब्रांड इमेज को बचाने के लिए किया है। मुझे नहीं पता ये एक्टर्स किस तरीके से सोचते हैं, अपनी ब्रांड इमेज पर अपनी काम करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन समीर जी, ब्रांड इमेज पर यदि देश आ गया और उसमें अपने आप को विड्रॉ कर लिया, तो इसको आप पॉजिटिव नहीं, मैं पॉजिटिवली ले रही हूँ, लेकिन दो चीजें है ना कि ये देश के लिए है या ये अपनी ब्रांड इमेज के लिए है। ये दोनों बातें हैं। दिलजीत दोसांझ को लेकर समीर जी आपका रिएक्शन, फिर मैं बहल साहब आपके पास आ रही हूँ। देखिए, मुझे लगता है अगर दिलजीत दोसांझ खुद ही अगर इसको फिल्म को विड्रॉ कर लेते और कह देते कि भाई ये पहलगाम की बात हुआ है और मैं अपनी फिल्म को रिलीज नहीं करूंगा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, मुझे लगता है उनका सम्मान बढ़ जाता है। लेकिन जब पैसा आदमी के ऊपर हावी होता है, जब प्रसिद्धि आदमी के ऊपर हावी हो जाती है और जो अहंकार आदमी के ऊपर हावी हो जाता है कि ठीक है इंडिया में रिलीज नहीं होगी तो मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करूंगा, मैं बाकी चैनल्स पर रिलीज करके पैसा बना लूंगा, मुझे लग रहा है ये उनका अहंकार बोल रहा है। और आप ऐसी क्या जरूरत थी कि आपको पाकिस्तान एक्ट्रेस की जरूरत पड़ी? क्या हिंदुस्तान में एक्ट्रेसेस की कमी है? कहती बेहतरीन अदाकार हिंदुस्तान के अंदर है। जब क्रिकेट के अंदर मालूम है, जब आईपीएल में सालों पहले क्रिकेटर्स, जब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को सालों पहले आईपीएल में बैन कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं थी आपको कि आप ऐसे समय में पाकिस्तान एक्ट्रेस को लेकर आए और आपने बना भी ली फिल्म। तो उसके बाद आपको बड़ा मन बताते हुए बताना चाहिए था कि मैं 140 करोड़ भारतीय के भावनाओं के साथ खड़ा हूं, और जो इतना बड़ा हमला हुआ है वो देश के ऊपर हमला था, तो मेरे लिए फिल्म कोई महत्व नहीं रखती। मैं ऐसी 100 फिल्में कुर्बान कर सकता हूं देश के नाम पर। आप अगर ये कहते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे कहते हैं, सार्वजनिक रूप से कहते हैं और फिल्म को विड्रॉ करते, तो मुझे लग रहा है उनका सम्मान बढ़ जाता। चूंकि अभी हम जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा का पूरा वो खबर हम आपको दिखा रहे थे, इस वक्त गौतम अदानी कुछ कह रहे हैं, जरा वो बयान। जो अहंकार के सामने नम्रता कैसे उसका भाव दे रही है। महाप्रभु के चरणों में आने का मेरे को सौभाग्य मिला, और ये जो प्रसंग है मेरे जीवन पर सदा एक अनुभूति। प्रभु जगन्नाथ जी से ऐसा है कि मैंने सब कुछ पाया है, मेरे पास कुछ नहीं था, और लोगों की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से आज सब कुछ है। और मैंने अपने भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य और उड़ीसा के उत्थान के लिए मैं भगवान जगन्नाथ से कि कैसे निरंतर अपना देश प्रगति करता रहे और उसका फल सर्व लोगों को मिले, उसकी प्रार्थना की। अदानी समूह ने प्रयागराज में भी इस तरह की सेवा का आयोजन किया गया था, पुरी में भी किया गया है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज इस सेवा का आप लोगों ने आयोजन किया? देखो, महाकुंभ में हमने पहली बार सेवा से साधना का एक प्रयास किया,
हमारे सहकर्मचारी 5,000 से भी ज़्यादा लोगों ने वो सेवा में भाग लिया और प्रत्यक्ष उसका अनुभव किया। और ये सेवा माध्यम से हमने देखा कि उसका जीवन में भी काफ़ी बदलाव आया है। तो एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, पर आप देखने जाओ तो इवन कॉर्पोरेट जगत में भी इसका अनुभव और उसकी अनुभूति लेने का ये अवसर मिला है। और आज जगन्नाथपुरी की ये भव्य यात्रा में हम उसमें और आगे कैसे बढ़ सके उसका संकल्प लिया है। सर, इस बार रथ यात्रा कैसा रहा अनुभव? अरेंजमेंट की अगर बात करें, क्या उम्मीद है आने वाले दिनों में अडानी ग्रुप ओडिशा में क्या करने वाले हैं? देखो, मैं यहाँ पूरी व्यवस्था देखा तो पुरी का प्रशासन, उड़ीसा गवर्नमेंट, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों ने जिस तरह से ये पूरा रथ यात्रा का आयोजन और बहुत अच्छी तरह से किया है, तो मैं सबके वती में उनको अभिवादन देना चाहता हूँ। सर, अगले किस त्योहार में आप लोग सेवा करने का एक संकल्प ले रहे हैं? वो जैसे जैसे आता रहेगा। सर, इस बार कैसा उड़ीसा ने कैसा अरेंजमेंट किया, क्या आप कैसा? नहीं, आप सब लोग देख सकते हैं कि उड़ीसा गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन दोनों ने बहुत अच्छी तरह से काम किया हुआ है। जब यहाँ 10 से 15 लाख लोग की इतनी मात्रा में आना और उसके बाद में उसकी सफलतापूर्वक व्यवस्था रखना। थैंक यू, थैंक यू। पुरी की तस्वीरें इस वक्त एक बार फिर आपके सामने। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ता जा रहा है और इस अद्भुत अलौकिक दृश्य में, इस अनुभव में गौतम अडानी, उनकी पत्नी प्रीति अडानी, उनका परिवार अपने अडानी ग्रुप के इस सेवा ही साधना के संकल्प के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।